तो वंस यू अचीव समथिंग ना सडनली देयर इज अ वैक्यूम, लाइक अब क्या, व्हाट नेक्स्ट। बिल्कुल। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। पेन तो सहना ही पड़ेगा। क्या बात है, क्या बात है। डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन जी के व्यक्तित्व में, उनके कृतित्व में, उनकी सोच में वाराणसी कितना रचा बसा है। ऑफिशियली गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में फाइनल ईयर एमबीबीएस का एग्जामिनेशन रिकॉर्डेड है ऑफिशियली टफेस्ट एग्जाम ऑफ द वर्ल्ड। तो ये हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ झुकाव आपका, चूंकि पीजी में आपका स्पेशलाइजेशन उधर रहा, इधर झुकाव कैसे हुआ कि इस दिशा में जाना चाहिए? ये कारण था कि मुझे दोनों मिला बचपन से, चिकित्सा को देखने का मौका मिला, प्रशासन प्रशासन। तो मेरे अस्पताल प्रशासन क्या अरे वाह। सपने गढ़ना उनको पाना, जी। पाकर उनको फिर नव गाना। मतलब यू ड्रीम ऑफ समथिंग, यू रियलाइज योर ड्रीम, एंड व्हाट नेक्स्ट, एंड यू क्रिएट न्यू ड्रीम, अगेन रियलाइज। सपने गढ़ना उनको पाना, पाकर उनको कुछ नव गाना, ये चाह अभी भी बाकी है, कुछ राह अभी भी बाकी। ह्यूमन जो डेथ का कॉन्सेप्ट है आम लोगों की भाषा में कि इसकी डेथ हो गई, लेकिन वो कंप्लीट डेथ नहीं होती है। जो डेथ ऑफ डिफरेंट ऑर्गन एंड टिश्यू है वो डिफरेंशियल है, सबका रेट ऑफ डिके अलग अलग है। कोई टिश्यू पहले मर जाता है, कोई बाद में मरता है, कोई बहुत बाद में मरता है। कि जितने भी प्रमुख साहित्यकार हैं उनकी सारी रचनाएं मैं पढ़ गया देवपान, मेरे पास हिंदी की लिटरेचर की अलग लाइब्रेरी। आई रेड ईच वन ऑफ देम, जो टैगोर हो या शरदचंद्र हो या प्रेमचंद हो, जयेंद्र कुमार हो, जितने भी है, मैथिली पुष्पा हो, महादेवी वर्मा हो, सुखदानंद पंत हो, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो, श्री पूजन सहाय हो, वो छोड़ा नहीं किसी को मैंने। उनकी एक नहीं, सारे कंप्लीट वर्क में पड़ गया। क्यों? क्योंकि प्रत्येक साल 5 लाख लोग ऑर्गन मिलने की प्रत्याशा में उनकी मृत्यु हो जाती है, और एक हम अच्छे खासे ऑर्गन को पेमेंट कर देते हैं कि वो व्यक्ति जो कल को हजारों लाखों लोगों की ज़िंदगी को संभालने के लिए प्रशिक्षित होने वाला है, उसकी बुद्धिमत्ता का स्तर, उसका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, जो उसकी IQ है, जो उसकी EQ है, उसका मूल्यांकन परीक्षण करके ही उसको प्रवेश दिया जाए। और ऐसा ही हमारे देश में भी है, ऐसा ही विकसित पाश्चात्य देशों में भी है। उद्देश्य जन्म का नहीं कीर्ति या धन है, सुख नहीं धर्म भी नहीं न तो दर्शन है, विज्ञान ज्ञान बल नहीं न तो चिंतन है, जीवन का अंतिम ध्येय स्वयं जीवन। क्या बात, क्या बात। नमस्कार देवियों और सज्जनों, विजय सिंह स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हाजिर है अपना बेहद खास शो लेकर के, जिसका नाम है द मुसाफिर किस्सों वाला स्टूडियो विद विजित सिंह। इस शो में हम आपको मिलाते हैं उन शख्सियतों से जिन्होंने अपने क्षेत्र विशेष में अपनी मेहनत से एक विशेष मुकाम हासिल किया है। और आज हमारे बीच में जो विशेष शख्सियत हैं, उन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी कार्य प्रणाली से एक विशेष मुकाम हासिल किया है। प्रदेश के सबसे बड़े चिकित्सकीय संस्थान SGPGI में बतौर HOD हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन अपनी सेवाएं दे रहे डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन जी। डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन जी आज हमारे बीच में हैं। जानेंगे कि कैसी रही इनकी यात्रा, उनके जीवन से जुड़े कुछ रोचक किस्सों को विस्तार से जानेंगे। डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन उत्तर प्रदेश के वाराणसी से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ यानी SGPGI-MS में बतौर हेड ऑफ डिपार्टमेंट हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कार्यरत हैं। साथ ही SGPGI-MS के ट्रॉमा सेंटर के अधीक्षक भी हैं। ये स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन के ज्वाइंट डायरेक्टर की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। बचपन से ही मेधावी रहे डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सकीय संस्थान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स दिल्ली से हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि अर्जित करने के बाद
एम्स न्यू दिल्ली के ही विभिन्न केंद्रों पर बतौर वरिष्ठ आवासीय अस्पताल प्रशासक के पद पर 3 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। इसके अतिरिक्त इन्होंने डीएनबी, पीएचडी और एलएलबी की भी शिक्षा ग्रहण कर उपाधि हासिल की है। अपने उम्दा प्रशासनिक कौशल एवं चिकित्सकीय हुनर की बुनियाद पर डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन ने विश्वास रूपी वो इमारत खड़ी की है जिससे समाज के विभिन्न वर्गों के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन उत्तर प्रदेश के चिकित्सा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग के लिए अस्पताल प्रबंधन के सलाहकार के रूप में भी विगत 1 दशक से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के लिए स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना के पश्चात अंगदान हेतु बड़े पैमाने पर लोगों को जागरूक करने हेतु व्यापक मुहिम चलाना हो, वृद्धजनों को स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर विस्तृत जानकारी प्रदान करनी हो, या फिर युवाओं को चिकित्सा एवं अस्पताल प्रबंधन हेतु नियमित मार्गदर्शन देना हो, डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन इन सभी कार्यों हेतु अपनी पदीय जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के साथ ही पूरी निष्ठा के साथ प्रतिबद्धता हेतु समर्पित हैं। साहित्य में भी गहरी रुचि रखने वाले डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन का जीवन बेहद प्रेरणादायी है। द मुसाफिर किस्सों वाला स्टूडियो विद विजित सिंह में आज जानेंगे डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन के जीवन से जुड़े कुछ रोचक किस्सों के बारे में। स्वागत है सर आपका हमारे शो में। नमस्कार विजय जी, शुक्रिया इस प्लेटफॉर्म के लिए। उम्मीद करते हैं सर पूरी तरह से आप स्वस्थ, व्यस्त और मस्त होंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ। तो स्वागत सर आपका। और ये शो हमारा जो है इसको हमने 4 सेगमेंट में बांटा है। तो सबसे पहले हम शो को शुरू करें उसके पहले मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, और संडे का दिन आप इतने व्यस्त रहते हैं लेकिन उसके बावजूद आपने हमें इतना सारा समय दिया। ये पूरा जो सेगमेंट है इसको हमने 4 हिस्सों में बांटा है। कुछ मैं पूछूं कुछ तुम बोलो, पहली पहली बार, संदेशे आते हैं और चलते चलते। वेरी गुड। तो आपकी अनुमति हो तो अपने पहले सेगमेंट की ओर आगे। जरूर। तो हमारे पहले सेगमेंट का नाम कुछ मैं पूछूं कुछ तुम बोलो। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगा, हमारे देश में इंटरमीडिएट के बाद अगर कोई सबसे कठिन काम माना जाता है, या यूं कहें कि सबसे कठिन एंट्रेंस एग्जाम माना जाता है, वो है एमबीबीएस। मसला ये होता है कि हम इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, बहुत सारे विकल्प होते हैं, नहीं सरकारी कॉलेज में हुआ, कहीं प्राइवेट कर लिया या कुछ भी है, बीए बीएससी या बीकॉम वगैरह करना चाहते हैं, हमारे पास n नंबर ऑफ ऑप्शंस होते हैं। लेकिन देश के भीतर ये जो एमबीबीएस की पढ़ाई है, इसका जो मार्ग इतना जटिल है, आपने उस जटिलता भरे मार्ग को बड़ी सरलता से पार किया है। तो पहले तो हमें ये बताइए कि ये मार्ग इतना जो जटिल है, यूं ही जटिल बना रहेगा कि कुछ मध्य मार्ग निकलेगा इससे? ये आप मेरे बाबत पूछ रहे हैं या आने वाली पीढ़ियों के लिए? मैं आने वाली पीढ़ियों के लिए आपके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले ये जानना चाहेंगे क्योंकि आपने एक बड़ी यात्रा तय कर ली है। तो एक आउटसाइडर होने की वजह से, हम लोग तो मेडिकल फील्ड से है नहीं, ये जानना चाहते हैं क्योंकि हमारे भी कुछ साथी ऐसे रहे जिन्होंने ठान लिया कि एमबीबीएस निकालना है लेकिन नहीं निकाल पाए। 4-5 साल संघर्ष किए। एक तो मैंने देखा बड़े हठी होते हैं जो कर रहे हैं एमबीबीएस की तैयारी, तो वो है ना कि इश्क हो या जंग हो, भरपूर होना चाहिए। Exactly. तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक तो ये जिद और जुनून कहाँ से आता है, पहली चीज। दूसरी चीज कि इतनी सीमित सीटें और इतने ज्यादा लोग, तो आप कैसे देख रहे हैं, मतलब किस तरीके से प्रवेश पाए लोग? मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस दुनिया में, देश में, संसार में, संस्कृति में जितने भी पेशे हैं, वो उसमें ये एक ऐसा व्यवसाय या पेशा या प्रोफेशन है जो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली, इमीडिएटली ह्यूमन लाइफ को हैंडल करता है। एक पायलट भी ही टेक्स ऑफ द एयरक्राफ्ट
एक रेलवे का भी ये है ड्राइव वो करता है, या और भी ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स हैं जहाँ पे लाइफ एट स्टेक है, बट दे आर नॉट टचिंग लाइफ डायरेक्टली. व्हेन इट कम्स टू लाइफ पर से, नथिंग शुड बी लेफ्ट फॉर चांस. बिल्कुल. इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, इसकी बहुत अहमियत है कि वो व्यक्ति जो कल को हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी को संभालने के लिए प्रशिक्षित होने वाला है, उसकी बुद्धिमत्ता का स्तर, उसका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, जो उसकी IQ है, जो उसकी EQ है, जी. उसका मूल्यांकन परीक्षण करके ही उसको प्रवेश दिया जाए. जी. और ऐसा ही हमारे देश में भी है, ऐसा ही विकसित पाश्चात्य देशों में भी है, जहाँ पे ये हाईएस्ट रैंकिंग है. इनफैक्ट ऑफिशियली गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में फाइनल ईयर MBBS का एग्जामिनेशन रिकॉर्डेड है ऑफिशियली टफेस्ट एग्जाम ऑफ द वर्ल्ड. जी. सो मुझे लगता है कि इसका डाइल्यूशन उचित नहीं होगा, बल्कि इसको और भी स्ट्रिंजेंट बनाने की ज़रूरत है. क्योंकि मेरा ये अपना, ये तो मैंने जो भी मैं अभी आपसे बातें कर रहा हूँ या करूँगा, ये मैं अपनी व्यक्तिगत कैपेसिटी में कर रहा हूँ, बिकॉज मैं सरकारी सेवा में भी हूँ, मैं गवर्नमेंट सर्विस में भी हूँ. जी. जी. तो मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा कि मेडिकल इंस्टीट्यूशन में या मेडिकल की टीचिंग में या मेडिकल के प्रशिक्षण में प्राइवेट कॉलेजेस या कॉलेजेस जहाँ पे एडमिशन डोनेशन या कैपिटेशन बेस्ड है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए. जी. अदरवाइज आई हैव सीन, मेरे फादर भी डॉक्टर थे, और जब उन्होंने एंट्रेंस दिया था तब जितनी सीट थी, और जब मैंने दिया तब भी उतनी ही सीट थी मेडिकल MBBS के फर्स्ट ईयर एडमिशन के लिए. लेकिन उनके वक्त में और मेरे वक्त में कॉम्पिटिशन काफ़ी बढ़ गया था. जाहिर सी बात है, कॉम्पिटिशन डिफिकल्ट हो गया था, जी. जी. बिकॉज प्रतिभागी ज़्यादा हो गए थे, सीट उतनी. सीट उतनी ही थी. लेकिन इधर अभी अब जब मेरे भांजे ने भी किया, अब सीटों में इजाफा हो गया. गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में भी संख्या बढ़ गई है सीटों की, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों की भी संख्या बढ़ गई है. और इससे ज़्यादा की आवश्यकता शायद नहीं है, ताकि गुणवत्ता सुरक्षित रहे. बहुत उम्दा बात आपने बताई. एक लाइन आपको कहना चाहूँगा, हमने दिनकर की पंक्ति याद आती है, जी. जी. मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं. पेन तो सहना ही पड़ेगा. क्या बात है, क्या बात है. मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन जी की साहित्य में बहुत गहरी रुचि है. ये रुचि कहाँ से पैदा हुई और इस जगत में भी इन्होंने बड़ा विशेष मुकाम हासिल किया है, उसके बारे में विस्तार से हम बात करेंगे अपने आने वाले सेगमेंट्स में. एक आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि जहाँ पे किसी के जीवन की बात आती है वहाँ पे गुणवत्ता बहुत आवश्यक हो जाती है, क्योंकि अपना जीवन कोई समर्पित करता है एक डॉक्टर. डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन जी आज जिस मुकाम पे खड़े हैं, स्वाभाविक सी बात है, एक ऐसी नगरी से आप ताल्लुक रखते हैं जिस नगरी में हर भारतवासी अपने जीवन में एक बार जरूर आना चाहता है, काशी, वाराणसी. डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन जी के व्यक्तित्व में, उनके कृतित्व में, उनकी सोच में वाराणसी कितना रचा बसा है. वरुणा और असी नदियों के संगम पे जो जोग्राफिकल एरिया है, उस पे वाराणसी शहर बसा है. और ये विश्व का अकेला शहर है जो पिछले 2500 साल से कॉन्टीन्यूसली इनहेबिटेड है. बहुत सारे शहर आए गए, बने बिगड़े, उनका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उनका उन्नयन हुआ, फिर पतन भी हुआ. जी. उनकी भूमिका बढ़ी घटी, लुप्त भी हुए, दोबारा भी आ गए. लेकिन वाराणसी इज वंस अ सिटी which has been continuously inhabited since last 2500 years. जी. जी. और आपने जो मेरे से पूछा, अगर मैं आपको उसका जवाब मैं किस तल से दूं, बौद्धिक तल से दूं, भावनात्मक तल से दूं, वैज्ञानिक तल से दूं, या आध्यात्मिक तल से दूं, देयर आर मेनी वेज टू लुक एट इट. मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं आपके इस प्रश्न का जवाब विभिन्न आयामों से दे सकता हूँ, जी. अलग अलग एंगल से दे सकता हूँ. जी. अगर मैं बौद्धिकता की भाषा में बात करूँ जी. तो आप वाकिफ़ होंगे
और आपकी जो आपके दर्शक होंगे, आपके वीर सिंह स्टूडियो के दर्शक हैं, वो भी वाकिफ़ होंगे कि वाराणसी शुरुआत से ही, काफ़ी प्रारंभ से ही शीट ऑफ ये केंद्र रहा है ज्ञानार्जन का। जी काफ़ी शुरू से ये ज्ञानार्जन का केंद्र रहा है। अगर मैं आपको भावनात्मक दृष्टिकोण से बताऊं तो हमारा देश हिंदुस्तान एक भी रहा, कभी कहा जाता था इसको। आज अभी सेकुलर कंट्री है एंड दैट इज़ व्हाट, ये होना भी चाहिए। लेकिन ये हिंदू तीर्थ में काफ़ी इसकी अहमियत है। तो जो हमारे देश के मूल निवासी हैं, ये उनके ज़हन जगह से बहुत गहरे जुड़ा हुआ है। और तभी कहा गया था कि अगर आप काशी नहीं आए तो शायद मोक्ष भी नहीं मिलेगा। अगर मैं आपको ये बात बताऊं वैज्ञानिक तल पे आकर के, तो डॉक्टर रिचर्ड हॉकिंस हैं, उन्होंने दिखाया अपने स्टडी से, he studied for 30 long years, 30 साल तक उन्होंने इस पर रिसर्च किया और उन्होंने दिखाया कि जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर और क्वांटम फिजिक्स भी कहता है कि एवरीथिंग इज वाइब्रेशन, सब कुछ वाइब्रेशन है, स्पंदन है। इवन आप जो भी इसमें साइंस के स्टूडेंट होंगे, सुनने वालों में, आपके दर्शक में, उन्होंने पढ़ा होगा डी ब्रॉग्लीज मैटर वेव इक्वेशन। तो अंततः जो पदार्थ का जगत में दिखता है वो भी स्पंदन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब वाइब्रेट कर रहे होते हैं। और आज की वैज्ञानिक दुनिया में अब वे पैमाने मौजूद हैं जहाँ से हम वाइब्रेशंस को मेज़र कर सकते हैं। और एक स्किल, एल्गोरिथमिक स्किल बनाया गया है कि आप उदासी में हैं, एक्सटेसी में हैं, शोक में हैं, दुख में हैं, जितने भी रेंज ऑफ ह्यूमन इमोशंस, जो भावनाओं का पूरा जो स्पेक्ट्रम है, जो पूरा उसका इंद्रधनुष है, वो सब रिफ्लेक्ट होता है जो आपसे वाइब्रेशंस निकल रहे होते हैं। उस पर स्केल बनाया गया है। तो काशी की अगर बात करूं तो जो वहाँ का जो वाइफ्स हैं, इट इम्पैक्ट्स यू, बिकॉज आपने देखा होगा कि अगर आप किसी मंदिर में बैठते हैं तो आपके जहन में क्या विचार और भाव आते हैं। आप एक मॉल में जाते हैं तो क्या विचार भाव आते हैं। एक आईसीयू में जाते हैं, अस्पताल में, तो आपका विचार भाव चेंज कर जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से हर शहर का एक व्यक्तित्व होता है। एवरी सिटी इज हैज गॉट अ पर्सोना। तो काशी की शहर के व्यक्तित्व की जो वाइब्रेशन है ना, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और वाइब्रेशन से इम्पैक्ट, मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप अभी जाके आईसीयू में बैठ जाइए, आपके विचार और भाव बदलने लगेंगे। अभी आप जाकर के बैठ जाइए क्रिमेटोरियम में, आपके विचार भाव बदलने लगेंगे। अभी आप जाकर के बैठ जाइए हॉलीवुड में, आपके विचार भाव बदलने लगेंगे। तो ये क्यों होता है? बिकॉज द सराउंडिंग, ये वातावरण, जो मिलियू है, जो वाइब्रेशंस है, दे इम्पैक्ट यू। तो मैंने कोशिश की कि मैं आपको बौद्धिकता के दृष्टिकोण से या भावना के दृष्टिकोण से या आध्यात्मिकता के दृष्टिकोण से या बिल्कुल वैज्ञानिकता, क्वांटम फिजिक्स के दृष्टिकोण से मैं बताऊं कि काशी क्यों महत्वपूर्ण है। जी ये कई बार व्यक्तित्व से झलकता है, मतलब आपका जो व्यक्तित्व है उसमें स्पष्ट रूप से काशी दिखता है। और जैसा कि आपने कहा, वो केंद्र भी रहा है ज्ञानार्जन का। सामान्य तौर पे जब पहली बार हम कॉलेज लाइफ में एंटर करते हैं, बहुत सारी मेमोरीज होती हैं उसकी। एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे हम सीमित लोग होते हैं, अपने शहर के लोग, वहाँ से निकल करके कॉलेज, जहाँ पे एक पूरा समुद्र जैसी स्थिति होती है, देश के कोने कोने से लोग आते हैं। तो एमबीबीएस के दौरान की कुछ अच्छी स्मृतियाँ बताइए, जब पहली बार एमबीबीएस, चूँकि स्वाभाविक सी बात है एमबीबीएस में दाखिला होना ही अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि। और आप तो बता रहे हैं आपके यहाँ का एक इतिहास रहा है कि आपके घर से लोग पहले डॉक्टर रहे हैं, तो उन्हें भी पता रहा होगा कि उस दौर में भी कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा दाखिला पाना। और आपके दौर में तो खैर ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया, क्योंकि सीटें उतनी ही थी। तो एमबीबीएस परिसर में प्रवेश करना और वहाँ की जो कुछ खूबसूरत स्मृतियाँ कुछ है, और कैसे उसने आपके जीवन को नया नज़रिया दिया, उसके बारे में कुछ अगर संक्षेप में बता सकें। 2-3 बातें घटी। जी चुनौती दोहरी थी। मेरा चयन एक साथ इंजीनियरिंग, मेडिकल दोनों में हो गया था। अरे वाह। तो फर्स्ट तो ये निर्णय करना था कि किसके तरह जाना है, और बहुत सहज भी था मेरे लिए, क्योंकि ये एक ऐसा पेशा था जहाँ पे आप एक गांव में हो सकते हैं और आप यू कैन बी इन न्यूयॉर्क ऑल्सो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं भी, और आपको कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। यू आर सेल्फ एम्प्लॉयबल, स्वरोजगार भी आप कर सकते हैं और नौकरी भी कर सकते हैं। पूरा विस्तृत आयाम था। तो मैंने उसको छोड़ दिया और मैं इसमें आ गया।
जहाँ तक स्मृतियों की बात है तो जब सबसे पहले ज्वाइन किया तो आप वाकिफ़ होंगे, रैगिंग, जी एंटी रैगिंग लॉ है, सब कुछ है, तब भी प्रोहिबिटेड था, आज भी प्रोहिबिटेड है, जी जी बट वो रैगिंग फिर भी हुई जाती है। जी और तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ, रिजल्ट देखने के लिए मैं फादर के साथ गया था। जी जी। अच्छा, यहाँ एक चीज जानना चाहूंगा, पहले अटेम्प्ट में ही हो गया था आपका? पहले अटेम्प्ट में ही हो गया था जी। तो फादर के साथ में गया, तो जो सीनियर लड़के, बिकॉज समझ के जो रिजल्ट देखने आया है तो ऑब्वियसली ये दे गेस कि ठीक है, मतलब आई हैव गॉट इन। तो जो सीनियर्स वहाँ पे थे रोम कर रहे थे, उन्होंने मुझे बुलाया थोड़ा सा, तो मेरे फादर सेंस कर गए कि शायद ये कुछ इसको थोड़ा बहुत रैक करेंगे। ही टोल्ड यू कम हियर, आई एम 20 years सीनियर टू यू, जी तो लेट मी डू इट टू यू फर्स्ट, मतलब मैं पहले आपसे बात कर लूँ। तो ये सारा समझ गए और वो चले गए, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मतलब जी खैर वो तो पहली बार फादर के साथ गया था, जब हॉस्टल अलॉट हो गया फिर तो बचना बड़ा मुश्किल था, जी तो मैंने क्लासेस छोड़ दी। जब ये बेकार कहीं, मतलब मेरा समय ज़ाया हो रहा है। और मैंने छद्म नाम से एक आर्टिकल लिखी और वो पब्लिश हुई, रैगिंग के नाम पर यातना। मैंने कहा मैं नाम दूँ तो मेरे को और परेशान करें जाने के बाद, जी तो नाम लिखा मैंने विवेकानंद। क्या तो ताकि वो जिस गाइस करके लिखा मैंने रैगिंग के नाम पर यातना, और मैंने अपना जो अनुभव था उसको उस पर लिखा, क्या बात है। और नाम से लिख नहीं पाया जी उस भय से कि जाने के बाद वो सीरियस परेशान करेंगे मेरे को। जी दैट इज़ वन थिंग। सेकंड, दूसरी बात ये हुई कि लगा कि कुछ एक बोझ हट गया, एक बड़ा दुष्कर सा बोझ था कि एक दिशा मिल गई, अब चलने की ज़रूरत है। तो एक तो ये फीलिंग आई, फिर एक ये भी फीलिंग है, हमने उसको लिखा भी है कि जीवन कविता का छंद नहीं है, तृप्ति में आनंद नहीं है, श्रेष्ठ प्राप्ति से प्रेय की आस, मंजिल से सुखता है तलाश। आने के पहले एक गजब का एक नशा था, जुनून था कि करना है और करना है और करना है, बिल्कुल एक किक सा मिलता था, बस करना है। एप्रन देख करके लगता था कि बिल्कुल एक नशा कैसे लगता था, और वो कर लिया। तो वंस यू अचीव समथिंग ना, सडनली देयर इज अ वैक्यूम, लगता है कि अब क्या, व्हाट नेक्स्ट। बिल्कुल सही। तभी मैंने ये 4 पंक्तियां लिखी कि मंजिल पा लेने के बाद कुछ समय तक अच्छा लगता है, फिर लगता है खालीपन सा, अब क्या। तो फिर आपको फिर कुछ नया सपना करना चाहिए। बहुत सुंदर। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, चूँकि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हम देखते तो हैं एक बहुत बड़ी व्यवस्था है, लेकिन इस व्यवस्था को कैसे कुशल तरीके से संचालित करना ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो ये हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ झुकाव आपका, चूँकि पीजी में आपका स्पेशलाइजेशन उधर रहा, इधर झुकाव कैसे हुआ कि इस दिशा में जाना चाहिए? क्योंकि आपने शुरुआत में कहा कि ये अनौपचारिक बातचीत है, जी, औपचारिक नहीं है, जी। तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरे तीनों मामा जी IAS थे। अच्छा। मेरे फादर डॉक्टर थे, जी तो वो जब आते थे मेरे मामा जी मेरे घर पे, तो ही यूज्ड टू टेल मी अबाउट कि वो कैसे है, क्या कैसे है। हैंडल कर रहे हैं? तो शुरू से ही मुझे वो कहते थे कि प्रशासन में ही तुम्हें जाना चाहिए। जी फादर डॉक्टर थे, तो उनकी अपनी सोच थी कि ये बहुत ही ऐसा पेशा है जहाँ पे कोई लिमिट नहीं, देयर इज नो लिमिट, जी कोई बंधन भी नहीं है, जी कोई दायरा भी नहीं है, कोई बंधन भी नहीं है, और असीमित है आपके अच्छा। पास होल वर्ल्ड है कुछ भी करने के लिए। जी दैट वाज, मतलब ये उनकी सोच थी। जी जी तो जब मैं MBBS में तो आ गया, और मेरे ब्रदर इन लॉ भी डॉक्टर हैं, मेरे जो वीजा जी मेरे, तो वो जब मेरे कमरे में आते थे तो कहते थे कि तुम्हारा कमरा देख कर लगता है नहीं किसी डॉक्टर की, मतलब मेडिकल स्टूडेंट का कमरा है। क्योंकि मेरे कमरे में मेरी लाइब्रेरी बहुत शुरुआत से, बिकॉज मैं पहली बार पब्लिश हो गया था मेरा आर्टिकल जब मैं 10 साल 2 महीने का ही था, मात्र 10 years and 2 months, and I got my first account paycheck from अच्छा। Times of India Branded Coleman Companies, 40 रुपये का चेक आया था। क्या तो शुरुआत से ही, बचपन से ही सब कुछ पढ़ने का एक अजीब सी एक भूख थी, एक मतलब प्यास थी, लगन थी, एक डिज़ायर था कि सब कुछ जानूं जो भी इस धरती पे है। जी तो मेरे कमरे में मेरी लाइब्रेरी, मतलब अपनी बनाई आज भी है मेरे पास, तो उस पे विषय, हर विषय की किताबें मेरे पास थी। जी तो मेरे ब्रदर इन लॉ कहते थे कि लगता नहीं कि मेडिकल स्टूडेंट का कमरा है। और मेरे मामा जी को मैंने देखा कि वो भारतीय प्रशासनिक सेवा में थे, तो 2nd 3rd ईयर के बाद से मैंने डिसाइड किया कि मैं प्रशासनिक सेवा में ही जाऊँगा। अच्छा। सो मैंने अपनी दिशा बदलनी शुरू की। मैं तो वैसे भी मेरा जो मेरी
चॉइस है, वो लिमिटेड नहीं है। मैं सब कुछ पढ़ता था। जी तो मैंने निर्णय लिया और मैंने भारतीय IAS की एग्ज़ाम भी दिया और ऊपर तक पहुंचा। अच्छा, ओके। यस, आई वाज देयर। जी 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 लेकिन जो मैं चाहता था वो मुझे नहीं मिला, ऑल इंडिया सर्विसेज। जी 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 तो मुझे लगा कि करना तो मुझे प्रशासन नहीं है। यद्यपि इधर भी जो MBBS के बाद की स्पेशलाइजेशन थे, मुझे आई सर्जरी मिल चुका था वो भी, जी 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 लेकिन मैं उसमें गया नहीं। तो जी। फादर ने कहा कि वाह तुम क्यों छोड़ रहे हो आई सर्जरी, क्यों छोड़ रहे हो, ये ठीक नहीं है, दिस एंड दैट। मैंने कहा मैं अगर नहीं, ठीक है IAS में नहीं है, लेकिन मैं करूँगा प्रशासन ही। दैट्स वाई मैंने बीच का रास्ता निकाला और अस्पताल प्रशासन चूज़ किया। क्या ये कारण था कि Administration मैंने की तरफ मुझे झुकाव। दोनों मिला, बचपन से चिकित्सा को भी देखने का मौका मिला, प्रशासन को भी। प्रशासन तो मेरे अस्पताल प्रशासन क्या अरे वाह, मध्य मार्ग बिल्कुल आपने निकाला, दो बिंदुओं को जोड़ दिया आपने। भगवान बुद्ध ने कहा है मध्यमा प्रतिपदा, क्या मिडिल ऑर्डर इज द बेस्ट। क्या वाह, बहुत उम्दा। अच्छा सर, अभी जो आप जहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं, जहाँ हम बैठे हैं जिस परिसर में PGI, तो सबकी नज़र होती है, प्रदेश भर के लोगों की नज़र होती है, बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से लोग देखते हैं। हर जगह से जब हताश हो जाते हैं, जनपद स्तर पे, मतलब तहसील से या यूँ कह लें ग्रामीण स्तर से CSC PSC से यात्रा शुरू होती है, जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज होते हुए एक आखिरी उम्मीद भरी नज़र से लोग देखते हैं आपके इस परिसर को। कितनी बड़ी जिम्मेदारी का भाव खुद के ऊपर लगता है कि आप जिस जगह पे बैठे हैं, यहाँ पे प्रदेश भर की जनता की उम्मीद की नज़रें होती हैं और कहीं ना कहीं केंद्र में आप होते हैं कि भाई इस पूरी व्यवस्था को कैसे उचित तरीके से चलाना है। तो वो जिम्मेदारी का भाव जो है वो आपको कितना ज़्यादा और अपने पेशे के प्रति और कहीं ना कहीं जिम्मेदार बना देता है, वो भाव जो पैदा होता है। हाँ, प्रेमचंद ने कहानी लिखी थी पंच परमेश्वर। जी तो उन्होंने कहा था कि अपनी जिम्मेदारियों का ज्ञान बोध ही हमारे संगठित विचारों का सुधारक होता है। वो स्टोरी है, वो वही पेन हो रही है। जी क्योंकि जो लोग गड़बड़ करे, जब उसको पंच बना दिया तो उसे सही बिहेव किया। जी जो व्यक्ति आपस में ये गड़बड़ कर रहे थे, जब उस व्यक्ति को पंच चूज कर लिया गांव में, जी तो उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया, क्योंकि उसको जिम्मेदारी का एहसास हो गया और ही थॉट कि मैं वही करूँगा जो सही है। तो मुझे ये याद आ गया, मैंने कहीं पढ़ा था। दूसरी बात ये है कि हमारी जो रेजिडेंसी का समय था, जी जूनियर एंड सीनियर रेजिडेंसी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में, वहाँ मेरे टीचर्स, हमारे टीचर्स, सभी वहाँ के टीचर्स कहते थे अपने रेजिडेंट्स को कि वो जगह है जहाँ पे तुमको उस हद तक की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, सो दैट यू बिकम एबल, एफिशिएंट हो जाओ किसी भी परिस्थिति को हैंडल करने के लिए। उस उतना बड़ा उस चैलेंज तक लेके जाते थे। तो उस वक्त तो वो पेनफुल था, बहुत टॉर्चरस, मतलब बहुत एक ट्रेकरस जर्नी थी, बहुत ही, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, दोनों पैर के छाले पड़े होते थे और 40 आवर्स तक काम करना होता था। नाइट ड्यूटी के बाद 24 आवर ड्यूटी है, फिर आप री ड्यूटी है, देन यू कैन गो टू हॉस्टल। सो बट जो मैंने कहा ना कि मेहंदी जब सहती है प्रहार, तो वी यूज्ड टू टोल्ड बाय आवर टीचर्स कि हम तुम लोगों को ट्रेनिंग इस तरह की देंगे ताकि तुम तब कर सोना बन जाओ। तो दूसरी बात ये है, अगर एम्स में अस्पताल प्रशासन में काम कर लिया तो PGI फिर भी एक स्टेप नीचे है, बिल्कुल, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, नॉट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, जी नॉट इन टर्म्स ऑफ रिसर्च आउटपुट। जी बिकॉज बहुत सारे विभाग यहाँ ऐसे भी जो एम्स में नहीं है, लेकिन वॉल्यूम एम्स का बड़ा है, देश भर से लोग वहाँ। वॉल्यूम लोड वहाँ ज़्यादा है। इस कारण से, क्योंकि वहाँ सारे विभाग हैं, हमारे सिर्फ सुपर स्पेशलिटी है। तो चूंकि एक इतने देश के सबसे बड़े अस्पताल में काम कर चुका था, तो उस दृष्टिकोण से कोई परेशानी की बात नहीं थी। और तो तीसरी बात जो मैं कह रहा था, मैं 3 बातें मेरे जहन में आई आपके पास सुनते सुनते। हम सिर्फ माध्यम होते हैं, जब तक ये बोध बना हुआ है कि वी आर जस्ट द मीडियम, करता नहीं हम। आज हम हैं, कल कोई और होगा, पहले कोई और था, हम सिर्फ माध्यम है। अगर इसका बोध है तो फिर कोई डिफिकल्टी नहीं है, और तब आप नैसर्गिक न्याय अपने पेशा और अपने दायित्व के प्रति कर सकते हैं। जैसे ही आप में अगर अहम आ गया कि आप कर रहे हैं, तो खामियां, गलतियां वो होने ही लगती हैं। क्या? तो मैं जब घर से चलता हूँ तो ये सोच कर चलता हूँ
कि Almighty has to get these things done through me. I am just the medium. That helps me keep myself detached and it also helps me detox. इससे तनाव भी कम पैदा होता है और कार्यक्षमता भी बेहतर होती है। बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि हम सिर्फ माध्यम मात्र हैं और जब तक ये भाव अपने अंदर है तब तक कभी भी सामान्य तौर पे ऐसी भावना मन में नहीं आएगी कि हम ही हैं जो सब कुछ संचालित कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ की त्रुटि की गुंजाइश थोड़ी कम हो जाती है। एग्जैक्टली हमने एक मुझे याद है मेरे सर्जरी के प्रोफेसर थे, उनके ऑफिस में मैं गया था, उनके टेबल पे एक किसी ब्रिटिश पोएट की एक कविता फ्रेम करके लगी हुई थी। देयर इज नो इनविंसिबल, देयर इज नो इनएविटेबल मैन, ऐसा कोई नहीं है जिसके बगैर दुनिया रुक जाती है। और मुझे वो पूरी कविता याद है, उसका सार याद है, उसका जो जिस्ट है मुझे याद है। तो उस पर यह कहा गया था कि एक बकेट है, उसमें पानी है, आप अपना हाथ पानी में डालेंगे तो आसपास के पानी को आपके हाथ के होने का एहसास होगा। आप हाथ खींच भी लेंगे तो कोई दूसरा हाथ आएगा, वो पानी जगह को भर देगा। सो ऐसा नहीं है कि आप इररिप्लेसेबल हैं। कितने बड़े बड़े लोग धरती पे आए और गए। तो ये बोध होना बहुत ज़रूरी है, खासकर जब आपसे लोगों को अपेक्षाएं ज़्यादा होती हैं, आप एक जिम्मेदारी की जगह पे होते हैं। जैसा आपने कहा SGPGIMS एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर स्वास्थ्य में कुछ भी इश्यू हो, इवन डॉक्टर्स को, एवरीबडी वांट्स टू कम, सभी भी आना चाहते हैं। तो इस दृष्टिकोण से बगैर अहंग को लाए, गुणवत्ता को बगैर डाइल्यूट किए कर्तव्य करते रहने के लिए ये दृष्टिकोण बहुत ज़रूरी है। और इससे आप ग्रो भी करते जाते हैं, आपकी अंतर्दृष्टि बढ़ जाती है, आपकी प्रज्ञा बढ़ जाती है, आपकी मेधा बढ़ जाती है, कार्यकुशलता बढ़ जाती है। साहित्य के प्रति आपका रुझान, जैसा कि मैं लगातार देख रहा हूँ बातचीत के दौरान आपने इतने सारे बड़े साहित्यकारों को आपने कोट किया। आप व्यक्तिगत तौर पे बहुत ही उम्दा लेखक हैं, कवि हैं, और ये जिम्मेदारी इसलिए भी और बढ़ जाती है क्योंकि केंद्र सरकार आपके काम को रिकॉग्नाइज करती है। देश की जो उम्दा पत्रिकाएं हैं, जो प्रतिष्ठित पत्रिकाएं हैं, वो आपके काम को रिकॉग्नाइज करती हैं, आपकी रचनाएं प्रकाशित होती हैं, आपको केंद्र सरकार द्वारा सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन जी को हम जब एक उम्दा प्रशासनिक व्यक्ति के तौर पर देखते हैं तो ये एक चिकित्सकीय प्रशासन और सारी चीज़ें हमें दिखती हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में आपको, मुझे लगता है आप जिस जगह पे बैठे हैं वहाँ पे बहुत सारी संवेदनाओं को एक साथ देखने का मौका मिलता है। लोगों की पीड़ा, लोगों को उस पीड़ा से उभरते हुए देखना, कई बार लोगों को उसी पीड़ा में डूबते हुए देख करके ख़त्म हो जाना, और न जाने इस तरह की कितनी सारी भावनाएं हैं जिनको आप लगभग रोज़ अपने व्यवहारिक जीवन में देखते हो। आज एक साहित्यकार के तौर पे आप एक स्थापित नाम हैं, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जिसको केंद्र सरकार ने या कोई भी राज्य सरकार या कोई भी एक जिला प्रशासन इकाई तक भी अगर रिकॉग्नाइज करती है तो मतलब वो माना जाता है कि इनका लेखन एक उम्दा लेखन है। साहित्यकार के तौर पे ये यात्रा कहाँ से शुरू हुई? क्या मतलब हमेशा से? क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि एक बेहतर लेखक होने के लिए, कवि होने के लिए, एक बेहतर साहित्यकार होने के लिए व्यक्ति का संवेदनशील होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम भावनाओं को उम्दा तरीके से खुद नहीं महसूस करेंगे हम प्रकट कैसे कर पाएंगे। तो ये यात्रा कैसे शुरू हुई एक साहित्यकार के तौर पे, और किस क्षण आपको ये महसूस हुआ कि मुझ में कोई एक ऐसी मतलब मैं तो मानता हूँ ईश्वर प्रदत्त होती हैं चीज़ें, कि मुझ में वो क्षमता है कि मैं अपनी भावनाओं को इस तरह से प्रकट कर सकता हूँ कि लोगों को लगे कि ये भी उन्हीं की भावना है। इस यात्रा के बारे में बताइए। मैं क्लास 1 में था जी। हम लोग की जॉइंट फैमिली थी, मतलब मेरे फादर 2 भाई थे और हम लोग सब लोग साथ रहते थे। तो मेरे फादर ने एक बुक ला कर दिया मुझे और मेरी बहन को कि इसको जो पहले याद कर लेगा उसको हम कुछ रिवॉर्ड देंगे। और वो बुक, उस बुक में इट वाज अ मिक्सचर ऑफ प्रोज एंड पोएट्री, इसमें दोनों चीज़ें थी। ओके। तो ऑब्वियसली मैंने तुरंत याद कर लिया, लेकिन उन्होंने अवार्ड दोनों को दिया, जो मुझे तब अच्छा नहीं लगा था।
तो कि मैंने मेहनत की और उसको फिर क्यों दिया, फिर सिस्टर को क्यों दिया। तो अ, उसी वक्त कहीं ना कहीं कुछ क्लिक कर गया। जी तो उसके बाद उसमें इतनी कविताएं थी और इतनी अच्छी थी जी कि मुझे एक बार भी याद हो गई। अब ये मैं नहीं जानता कि ये साहित्य का के प्रति अनुराग जो था ऐसा क्यों हुआ कि मुझे उसके लिए एफर्ट नहीं करना पड़ा। मैंने पढ़ा और याद हो गया, एक बार में याद हो गया। अरे वाह। तो इस बात का थोड़ा सा आश्चर्य हुआ फादर को भी और चाचा जी को भी आश्चर्य हुआ। कक्षा 1 में थे आप उस क्लास 1 में था मैं जी सिर्फ। जी तो थोड़ा समय बीता और मैं मेरी पढ़ाई में अभिरुचि बहुत ज़्यादा थी, मैं किताबों से घिरा रहता था हमेशा। तो क्लास 3 में मुझे एक बुक ला कर दी मेरे चाचा जी ने, रसमरथी दिनकर की। हाँ हाँ हाँ, क्या बात। और रसमरथी मैंने एक बार पढ़ा और पूरी बुक याद हो गई। तो इट बिकेम ए न्यूज़। रश्मि रथी एक बार में पूरी बुक याद हो गई। क्लास 1 में? नहीं, क्लास 3 था, क्लास 3 क्लास 3 में? मैं एक बार बता दूं कि मैं क्लास 1 के बाद 2 में नहीं गया। मुझे बिकॉज ऑफ माई स्टडीज आई गॉट डबल प्रमोशन, 1 से 3, 3 to 5, 5 to 7 में ऐसा पढ़ा है। तो कम एज में सब करता चला गया। क्या, कैसी बात कर रहे हैं आप? हाँ, मतलब मैंने कहा कि पढ़ाई में पढ़ाई के प्रति मुझे एक अजीब सी एक इंटरेस्ट था अपने आप ही मतलब आप ऑड नंबर में ही डील किए? था। और नंबर मैंने क्लास 2 नहीं पढ़ा, 4 नहीं पढ़ा, 6 नहीं पढ़ा, मैं ऐसे चलता। आई मतलब माई टीचर्स यूज्ड टू गिव डबल प्रमोशन। तो क्लास 1 से मैं 3 में चला गया, 3 से 5 ये आप अद्भुत बात बता रहे हैं। 5 मतलब 7 ये चला गया। मैं नहीं, अपने मेडिकल जीवन- पढ़ाई में थ्रू आउट टॉपर रहा हूँ। आई वाज टॉपर आल्सो, नेवर स्टूड सेकंड इन माय लाइफ। एमबीबीएस हो, एमडी हो, डीएनबी हो, सभी में। नहीं, टॉपर तक तो हम लोगों ने सुना था, लेकिन ये बिल्कुल अद्भुत बात आज सुन रहा हूँ मैं कि 1 3 5 7 वाला की। हाँ, वैसे ही पढ़ा मैं। आई हैव नॉट बीन एवर बीन टू, जैसे क्लास 5 में था तो मुझे याद आया, और अभी बाप ने कहा तो उस वक्त जो एकेडमिक शेड्यूल था वो जैन दिसंबर चलता था, कैलेंडर ईयर के ऐसा, नॉट जैसे आजकल अप्रैल से मार्च होता है। तो अगस्त के आसपास का मंथ था क्लास 5 का। मैंने फादर को कहा कि मैंने क्लास 5 मेरा पूरा हो गया, प्लीज टॉक टू माई प्रिंसिपल एंड गेट मी एडमिटेड टू क्लास 6 नाउ। जी तो मेरे लिए स्पेशल एग्जाम ऑर्गेनाइज किया गया। तो मैं क्लास 5 को मैंने अगस्त में पूरा किया और सितंबर से मैं क्लास 6 में था, विच आई कंप्लीटेड बाय दिसंबर। क्या तो क्लास 3 में इसी कारण, इसीलिए स्कूल में मुझे हमेशा बुलाया जाता था। कोई भी पेरेंट अगर आते थे तो आई वॉज द कि प्रोजेक्टेड एज द वन ऑफ द रोल गुड स्टूडेंट ऑफ द स्कूल बिकॉज ऑफ मेरा जो एकेडमिक क्रेडेंशियल्स था। तो यानी सब ये होने- मतलब मैं अपवाद है। मतलब मैं आज तक अपने जीवन काल में मैंने ऐसी घटना नहीं सुनी किसी के जीवन में। 1 साल में आप 2 क्लासेस पास कर जाते थे। तो रसमरथी एक बार भी याद हो गया और मैं खुद भी आश्चर्य तक हो कैसे गया। तो फिर मुझे घर में भी कोई आता था, मुझे बुलाया जाता था कि सुनाओ तुम, और मैं शुरू हो जाता, जय हो जग में जले जहाँ भी, से लास्ट तक जगत से ज्योति का ज्योता उठाए, मनुष्यता का नया नेता उठाए, जो अंतिम सर्ग है। क्या रसमरथी पढ़ते वक्त ट्रिमेंडस हमें अटैचमेंट हो गया पोइट्री से। फिर तो मैंने कुछ किताब छोड़ी नहीं जितने भी, और मेरे चाचा जी को भी साहित्य के प्रति अनुराग था और वो साहित्य अकेडमी के मेंबर भी थे, और वो अपने समय में उन्होंने काफ़ी लिखा भी। और इनफैक्ट हरिवंश साहब बच्चन और जितने भी ये थे, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, सीपूजन सहाय, सबसे उनका आना जाना बातचीत होती थी। तो चाचा जी की ओर से लिटरेरी ट्रेड मुझे मिल गया, फादर से मेडिसिन का मिल गया, और मामा जी के से प्रशासन का मिला। मैंने तीनों को सहेजा अपने में। एल से कि एंटायरली ये कम्प्लीटली पूर्णतः मेरे चाचा जी कारण हुआ, बिकॉज ही वॉज लिटरेरी मैन। जी जी Father was a doctor and maternal uncle was an IAS. So somehow सबके थोड़े थोड़े जो टुकड़े मेरे में आ जुड़े। परिवार और घर का परिवेश कितना महत्वपूर्ण होता है व्यक्ति के जीवन में, कि मैं मतलब हतप्रभ सुन करके कक्षा 3 में रश्मि रथी याद होना। मैं थिएटर फ्रेटर्निटी से भी ताल्लुक़ रखता हूँ, और हमारे यहाँ जब लोग आते हैं तो रश्मि रथी रिकमेंड की जाती है कि रश्मि रथी पढ़ो, याद करो, उसको परफॉर्म करो। तो भी इतना मुश्किल होता है, वो सामान्य बात नहीं है पूरी रश्मि रथी याद करना अकेले। याद किया ही नहीं मैंने, मैं सिर्फ एक बार पढ़ा और शब्द से याद है, और अभी इस वक्त भी याद है मुझे पूरा। पीजीआई के लोगों को पता है कि आपके ब्रेन के बारे में? नहीं, तो उसमें रिसर्च अलग होना चाहिए। पीजीआई में आने के बाद मैंने यहाँ पे न्यूज़ लेटर निकालना शुरू किया। ये मैंने शुरू किया पीजीआई में आने के बाद। ये कुछ रिटर्निंग काम भी होना चाहिए, मैं इनसे मैंने शुरू किया था। वहाँ भी इवन स्कूल से मैंने शुरू किया था एक मैगजीन, हैंड रिटन मैगजीन। ये हम लोग एक शोध संस्थान में बैठे हैं, तो सबसे पहले तो आपके ब्रेन पे शोध होना चाहिए। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि कक्षा 3 में रश्मि रथी याद होना। मैं थिएटर फ्रेटर्निटी से भी ताल्लुक़ रखता हूँ, और हमारे यहाँ जब लोग आते हैं तो रश्मि रथी पढ़ो, याद करो, उसको परफॉर्म करो। तो भी इतना मुश्किल होता है, वो सामान्य बात नहीं है पूरी रश्मि रथी याद करना अकेले।
3 में पूरी रश्मि रहती, वो भी आप कह रहे हैं आपने याद नहीं किया, आपने पढ़ा। और एक बार में क्या आप फिल्मों के गाने सुनते हैं तो आप उसको याद करते हैं? एक बार में आप गाना सुनते हैं, कैसे याद कर लेते हैं? अगर मैं एज ए डॉक्टर बात करूं तो जो ब्रेन की जो फिजियोलॉजी है और जो फिजियोलॉजी न्यूरो फिजियोलॉजी मेमोरी की है, वो कविता के लिए, गाने के लिए, पढ़ाई के लिए एक ही है। मैं अपने लड़कों को पढ़ाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि तो मैं अपने कोर्स का जब मैं टॉक दे रहा हूँ तो लिखते क्यों हो? क्या तुम फिल्म देखते वक्त गाने लिखते हो याद करने के लिए? अगर तुम्हारा ब्रेन एक गाना एक बार सुनकर याद कर सकता है तो पढ़ाई का विषय भी याद कर सकता है। तुम्हें उसमें खुद को निवेश करना होगा। तुम्हें अपना अटेंशन कंसंट्रेशन उसमें अटैच करना पड़ेगा। गाना एक बार सुनते कैसे याद हो जाता है? एक बार भी, ये ओनली वंस, बिकॉज ऑफ लगाव, अटैचमेंट, कंसंट्रेशन। तो अगर उतना ही लगाओ, उतना अटैचमेंट, कंसंट्रेशन आपकी कविता पे हो या आपकी कोर्स की विषय वस्तु पे हो तो एक बार में याद हो जाएगा, क्योंकि ब्रेन की न्यूरो फिजियोलॉजी तो एक ही मेमोरी के लिए है। गाना हो, कविता हो या सर्जरी हो। क्या बात है। हमें आपसे बहुत सारी कविताएं सुननी है, लेकिन वो अगले सेगमेंट में सुनेंगे। लेकिन अब इस सेगमेंट में आगे बढ़े उसके पहले मैं चाहूँगा कोई एक ऐसी कोई कविता जो आपके दिल के बड़े करीब हो, आप अगर सुनाना चाहें, कोई भी। जो मैंने कहा वो मुझे अक्सर फील होता है जी कि सपने गढ़ना उनको पाना, जी पाकर उनको फिर नव गाना। मतलब यू ड्रीम ऑफ समथिंग, यू रियलाइज योर ड्रीम, एंड व्हाट नेक्स्ट, एंड यू क्रिएट न्यू ड्रीम, अगेन रियलाइज। सपने गढ़ना उनको पाना, पाकर उनको कुछ नव गाना, ये चाह अभी भी बाकी है, कुछ राह अभी भी बाकी। अरे वाह, क्या बात, मेरी लिखी। क्या बात, क्या बात, बहुत उम्दा। मतलब ये मुझे बड़ा अच्छा अनुभव हो रहा है कि मतलब मुझे लग नहीं रहा है मैं किसी मेडिकल फील्ड के व्यक्ति से बात कर रहा हूँ। मुझे साहित्य की इतनी गहरी समझ है आपको, और स्मृति तो आपकी खैर हम जानी है कितनी अच्छी है, तो फिर तो मुझे लगता है कि आप अवॉर्डेड इन स्कूल वंस बिकॉज कोई फंक्शन चल रहा था एनुअल, तो ओनली स्टूडेंट हु न्यू ऑल द पोएट्री इन हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, मुझे तीनों अपने सिलेबस कोर्स क्लास की सारे पूरे की पूरी याद थे, तो मुझे चूज किया गया था। और 15 अगस्त के लिए आई वाज द ओनली बॉय इन स्कूल अलोंग अक्रॉस ऑल क्लासेस सेक्शंस जिसको अपने कोर्स की हिंदी के, इंग्लिश के और संस्कृत के सारे कविताएं, पोएम और श्लोक सब याद थे। तो मजेदार बात एक ये भी है कि आप जिस तरह से आपकी क्लासें इतनी तेज बढ़ रही थी, आपके तो दोस्ती नहीं बन पाते हो कि इधर बने तो पता चला कि एक क्लास जंप कर गया। मेरा दोस्ताना किताबों से रहा। आई डोंट नो क्या रीजन है। मतलब there's a point in time in my life, मेरे फादर का किताबों की संख्या कम करो, अब कमरे में जगह नहीं है, कुछ निकाल दो, इसको बेच दो, ये कर दो, वो कर दो। तो मैंने कहा मैं उन्हें नहीं हटाऊंगा। मैंने अपना बेड बाहर कर दिया और बेड के ही शेप में किताबों को अरेंज कर दिया, बेड बना दिया। क्या बहुत उम्दा। दोस्त धोखा दे दे, किताबें धोखा नहीं छोड़। अरे वाह, बड़ी बात कह, दोस्त धोखा दे सकते हैं, किताबें छोड़ सकते हैं, धोखा छोड़ सकते हैं, मतलब किताब आपके साथ हमेशा रहे, हमेशा रहे। एक आपके बारे में एक चीज और है कि ऑर्गन डोनेशन की बात आती है, और मतलब स्वाभाविक सी बात है कि हम सब जीते जी जो योगदान इस समाज के प्रति दे पा रहे हैं, एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई, स्वाभाविक सी बात है कि नियमित शोध जो हो रहे हैं उसी की वजह से ये संभव हो पाया है कि हमारे ना रहने के बाद भी हमारे अंग किसी के काम आ सकते हैं। तो ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, सोटो के नाम से है शायद, सोटो, आप उसके नोडल ऑफिसर भी हैं। यस, और बहुत ही उम्दा तरीके से आप इस कैंपेन को चला रहे हैं पूरे यूपी में। तो थोड़ा सा दर्शकों को सरल करके बताएं, चूंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके भीतर ये भावना होती है कि मृत्यु के उपरांत भी हमारी शरीर किसी के काम आ सके, किसी को नया जीवन दे सके। तो अगर वो किसी भी प्रकार से भी अपना ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं तो ये सोटो क्या है और ये कैसे फंक्शनैलिटीज़ की क्या है और कैसे ये सरल हो सकता है ये पूरा तरीका ऑर्गन डोनेशन का, उसके बारे में अगर आप बता। सबसे पहले आपका साधुवाद, क्योंकि अगर इस विषय पे आप चर्चा नहीं भी छेड़ते तो मेरी दिली इच्छा थी खाली थी कि इस पर मैं बात थोड़ा करूँगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मेरे लिए, मेरे मन में, मेरे जहन में पैशन है इसके लिए। जब मैं एम्स में पोस्टेड था, आई बैंक ट्रॉमा सेंटर में, एम्स ट्रॉमा सेंटर में, तो इतने एक्सीडेंट, इतने डेथ होते थे, रोज ही होता रहता था, जितने सेव लाइफ हो गई और कुछ नहीं हो पाती थी। फिर मेरी पोस्टिंग हुई वहाँ पे
आई सेंटर में, जी और फिर आई सेंटर में एक उसका हिस्सा है आई बैंक, जी और वो आई बैंक है नेशनल आई बैंक। जी मैंने देखा नेशनल आई बैंक में कितनी लंबी वेट लिस्ट है कॉर्नियल ब्लाइंडनेस की, और एक तरफ मैं उधर देख कर ट्रॉमा सेंटर में आया कि कितनी कॉर्निया वेस्ट कर रहे हैं डेली। तो प्रोफेसर राधिका टंडन थी, आई बैंक की इंचार्ज थी, उनके साथ हमने रिसर्च प्रपोजल लिखा, WHO को भेजा, प्रस्ताव भेजा कि अगर हम अस्पतालों में डेडिकेटेड ग्रीफ काउंसलर को डिप्लॉय कर दें तो जो पेशेंट वैसे पेशेंट जिनकी डेथ हो चुकी है और जिनके अंग दान किए जा सकते हैं, यानी क्लिनिकली ठीक है लगाने के लिए और हर ट्रांसप्लांट के लिए, उनके परिजनों को उनकी काउंसलिंग करके उनकी भावनाओं को बगैर कहीं से छेड़छाड़ किए, उनकी भावनाओं की रक्षा करते हुए, उसको रिस्पेक्ट करते हुए अगर उनकी हम काउंसलिंग कर पाएँ तो हमें कुछ ऑर्गन ज़्यादा मिल पाएगा। अभी ऐसी कोई व्यवस्था वहाँ थी नहीं अब तक। एक बार में WHO ने किसको प्लेट को ग्रांट कर दिया और फाइनल सपोर्ट दिया, और फिर हमने डेडिकेटेड ग्रीफ काउंसलर डिप्लॉय किया ICUs में, उनको पहले ट्रेन किया कि कैसे ग्रीफ काउंसलिंग करनी है। 3 महीने में कॉर्निया की हार्वेस्टिंग 29% बढ़ गई। अरे वाह, आप समझ सकते हैं ना। जिन जस्ट आज आपका ये विजिटिंग स्टूडियो है, आपके दर्शक इस आपके पहले के प्रोग्राम को देखते होंगे और इसको भी देखेंगे, आंखें ये तो है इसके लिए। तो 29% और लोगों को तो जिंदगी देखने का मौका मिला, दुनिया देखने का मौका मिला। तो जब मैं यहाँ पे एम्स से मैं यहाँ व्यक्तिगत कारणों से आ गया, मेरी वाइफ यहाँ पे ब्यूरोक्रेट लखनऊ में है, ओके, सो अदरवाइज देयर वाज नो पॉइंट कि मैं एम्स छोड़ के यहाँ क्यों आता। बट काफ़ी भागदौड़ हो गई थी, मैंने उस पर भी काट के लिखी थी अपनी बेटी पे कि बिकॉज माई डॉटर वॉज नॉट विद मी। हाँ, पढ़ा था मैंने वो आर्टिकल। तो फिर मैंने निर्णय लिया कि चलो ठीक है, मैं ही छोड़ता हूँ, बिकॉज इसका यूपी में इसको रहना था, तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं था, यूपी का ये बेस्ट इंस्टीट्यूशन था। तो ये इस कारण से मैं SGPGI आ गया। जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने आते ही जानने की कोशिश की कि यहाँ ट्रांसप्लांट के लिए क्या क्या हो रहा है, क्या सिस्टम है, कैसे है। और तब तक भारत सरकार का एक प्रोग्राम आ गया, नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम। उस प्रोग्राम के तहत ये भारत सरकार की स्वास्थ्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की ये कई प्रोग्राम है, नेशनल प्रोग्राम है, जिसमें ये व्यवस्था की गई है कि हर राज्य में एक स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाएगी। तो मुझे इससे मौका दिखा, मुझे किसी ने कहा नहीं था, नहीं मेरी ड्यूटी का हिस्सा था यहाँ पे ऑफिशियली, बट मैं इनिशिएटिव लिया। तो अगेन आई वेंट टू PGI चंडीगढ़ फॉर ट्रेनिंग इन दिस कॉन्टेस्ट, इस संदर्भ में एक ट्रेनिंग के लिए मैं गया। और जब वापस लखनऊ लौट कर आया, सेम डे मैंने प्रपोजल बनाया, ये डेट आज भी याद है, 17 अप्रैल। आज ही मैंने प्रस्ताव बनाया कि उत्तर प्रदेश में सॉटो की स्थापना की बहुत ज़रूरत है, और फिर इसको मैंने परस्यू किया। कई मीटिंग हुई, PGI में हुआ, फिर चिकित्सा शिक्षा विभाग में हुआ, फिर भारत सरकार में हुआ, और अंततः SGPGIMS में अस्पताल प्रशासन विभाग के साथ पूरे उत्तर प्रदेश के लिए सॉटो को मैं यूपी के लिए स्थापित करवाने में सफल हुआ। दैट वाज अ बिग अचीवमेंट फॉर द पीपल ऑफ यूपी, फॉर SGPGI, फॉर डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, इफ नॉट फॉर मी। और जब ये हो गया तो मेरा अगला चरण था कि जितने भी ट्रांसप्लांट अभी PGI में या किंग जॉर्ज में, RML में या हो रहे हैं, ये सारे लाइव ऑर्गन डोनेशन है, यानी जिंदा व्यक्ति अपनी किडनी दे रहा है। तो व्हाट अबाउट द एक्सीडेंटल डेथ्स और एनी डेथ वेरिन की ब्रेन डेथ हो जा रहा है लेकिन ऑर्गन सलामत है, सही सलामत है। तो फिर मैंने उसको अपनी प्रायोरिटी बनाई और एक प्लान्ड वे में ग्रेजुअली मैंने इस पर काम करना शुरू किया। बहुत तेजीगत परिवर्तन हुए हैं और बहुत तेजीगत परिवर्तन भी होने वाले हैं, तो वो एक अलग पूरा विषय है। बट आपने मुझे कहा कि मैंने आपको ये पूरी पीठिका दी कि आपके दर्शकों को जो इस प्रोग्राम को सुनेंगे उनके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार की जो ये त्रिस्तरीय व्यवस्था है, नॉटो केंद्र सरकार में है, रॉटो हर 6 राज्य पे है और सॉटो हर राज्य के लिए है। उत्तर प्रदेश में देश का 5वां सॉटो बना, इसके पहले 4 राज्य में बन चुका था, 5वां हमने बनाया, इसके बाद और भी अब तो फुल फॉर्म से दर्शकों को एक बार बता दें। सॉटो का फॉर्म है स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, राज्य अंग एवं उतक प्रत्यारोपण संगठन। ठीक है, तो जो इसकी नेशनल बॉडी है वो नॉटो है। नॉटो की वेबसाइट पे
कोई भी जा सकता है, फॉर्म 7 है, प्लेज फॉर्म है, उसको डाउनलोड कर सकता है, उसको भर सकता है अपॉन हिज और फ्री विल, और दस्तखत करके 2 गवाह के साथ, अगर वो वयस्क है 18 ईयर्स से एबव है, उसको अपलोड कर सकता है। उसके पास उस पते पे ऑर्गन डोनर कार्ड चला आएगा। और ये प्रक्रिया मैं अब सॉटो के द्वारा यूपी के लिए अलग से करवाने जा रहा हूँ, जिसपे हम सॉटो की वेबसाइट बना रहे हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के लोग सॉटो के वेबसाइट के थ्रू अपना ऑर्गन डोनेशन का जो प्लेज है, प्लेज फॉर्म है, वो ऑनलाइन भर सकेंगे। बाद में ऐप भी लाऊंगा इसके लिए। अभी मैं इसको कैंप के द्वारा, डिफरेंट अवेयरनेस प्रोग्राम के द्वारा डिफरेंट लोकेशंस पे मैं इसको करवा रहा हूँ, प्लेज ड्राइव चला रहा हूँ। तो इसका एक मॉड्यूल बना रखा है हमने, 100 मिनट्स का मॉड्यूल बनाया, ऑर्गन डोनेशन बी ए मिरेकल मेकर, ये मेरे मॉड्यूल का नाम है। जैसे पिछले साल 2021 में हमने लखनऊ के 30 स्कूलों में 2 टीयर कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया बच्चों के बीच में, क्लास 9, 10 के 11, 12 के बच्चों के बीच में। और पहले इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन था, फिर इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन कराया। और पोस्टर्स यहाँ पीछे हमारे पास रखे हुए हैं अभी। और फिर उनको मैंने कैश अवार्ड दिया, यहाँ पीजीआई में गवर्नर मैडम, चीफ सेक्रेटरी ने दिया। अरे वाह। वो आए थे और 20,000, 15,000, 10,000 ऐसे करके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज दिया। तो ये एक बहुत लार्ज स्केल पे स्कूल के बच्चों में टू कैच देम यंग एक अवेयरनेस ड्राइव चलाया, और साथ साथ प्लेज ड्राइव भी चलाया। और अब ऐसे बहुत सारे प्लेज ड्राइव मेरे अब लगातार चल रहे हैं और भी चलते रहेंगे, और जल्दी इसको हम ऑनलाइन ले आएंगे। जब तक सॉटो पे ऑनलाइन नहीं आ रहा है, हमारा एक 24/7 टोल फ्री नंबर भी है पीजीआई में। तो उस नंबर पे कॉल करके या नाटो की वेबसाइट से कोई भी अपना ऑर्गन प्लेज करने का संकल्प कर सकता है। ओके। अच्छा, इसको करने के बाद फिर जब एक बार अगर जो भी हम ऑर्गन डोनेट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा दर्शकों के लिए अगर सरल हो जाए ये कि डेथ जब हो जाती है उसके कितने घंटे बाद तक ये प्रोसेस हो सकता है? ह्यूमन जो डेथ का कॉन्सेप्ट है आम लोगों की भाषा में कि इसकी डेथ हो गई, लेकिन वो कंप्लीट डेथ नहीं होती है। जो डेथ ऑफ डिफरेंट ऑर्गन एंड टिश्यू है वो डिफरेंशियल है। सबका रेट ऑफ डिके अलग अलग है। कोई टिश्यू पहले मर जाता है, कोई बाद में मरता है, कोई बहुत बाद में मरता है। दो जगह पे टिश्यू सबसे पहले मरता है, ब्रेन और हार्ट। तो इसलिए मेडिकल की भाषा में 2 ही डेथ का मेजर मोड है। अगर अननेचुरल ना हो, किसी गन शॉट कर दिया अलग बात है। 2 ही मेजर मोड है, या तो हार्ट अटैक होगा या ब्रेन डेड होगा। ठीक है, अगर हार्ट अटैक हो जाएगा तो ब्लड सप्लाई रुक जाएगा, ब्रेन डेड होगा तो ब्रेन ही पूरे ऑर्गन को देता है कमांड काम करने के लिए, सारा काम रुक जाएगा, हार्ट भी रुक जाएगा फिर उसके बाद में। तो वैसे पेशेंट्स ये जो किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित थे, इनको तमाम प्रयास के बावजूद उनकी जीवन रक्षा अगर नहीं हो सकी, और अगर उनका ब्रेन डेड हुआ है और बाकी सारे ऑर्गन सलामत हैं, तो हम आर्टिफिशियल तरीके से उनका हार्ट लंग को फंक्शनल रखते हैं, क्योंकि ब्रेन तो कमांड देना बंद कर दिया हार्ट को बीट करने के लिए। और उसके बाद उनकी काउंसलिंग करने का सिस्टम होता है। परिजनों की जो भावनात्मक उनका स्पेस है, स्थिति है, उसका सम्मान करते हुए अगर वो सहमत होते हैं अपनी स्वेच्छा से, तो फिर आगे की कार्रवाई होती है। तो ये तभी होता है जब ब्रेन डेड हो, अदरवाइज डिसीज ऑर्गन हार्वेस्टिंग हम लोग नहीं करते हैं। अगर ब्रेन डेथ का केस है जो अक्सर रोड ट्रैफिक में मिलता है, मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में प्रत्येक वर्ष 23,000 मौत होती है। अगर 23,000 मौत का 10% भी ब्रेन डेथ हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कितने ऑर्गन मिल जाएंगे, कितने किडनी, कितने लीवर, कितने हार्ट, कितने कॉर्निया मिल जाएंगे, नया जीवन। इसलिए इस पर बिल्कुल मुहिम की आवश्यकता है, एक आंदोलन की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक साल 5 लाख लोग ऑर्गन मिलने की प्रत्याशा में उनकी मृत्यु हो जाती है, और एक हम अच्छे खासे ऑर्गन को क्रेमेट कर देते हैं। तो एक बहुत बड़ा डिमांड सप्लाई गैप है। इसलिए इस विषय की अहमियत है, इस मुद्दे की आपके लिए विजित जी, क्योंकि आपको जब जहां मौका मिले आप इसको प्रचारित कीजिए, ताकि जागरूकता बढ़े। और किसी पता कौन जानता है कब किसको ऑर्गन की जरूरत पड़ जाएगी। तो हमें ये व्यवस्था समाज में बनाना है कि देने वाले भी
की भी एक क्वांटिटी बनी रहे। इसी के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। इसका मेरे प्रोफेसर से कोई लेना नहीं है। आई एम डूइंग इट आउट ऑफ पैशन। इससे कोई मुझे पैसा नहीं मिलता है, कोई अलग सैलरी नहीं मिलती, बट आई एम डूइंग इट फॉर सेक ऑफ द सोसाइटी। मैं आपको बताऊँ अभी BHU वाराणसी में पिछले 20 साल से ऑर्गन ट्रांसप्लांट रुका हुआ था। तो मैंने सोचा कि जब पहले ऐसा करते हैं कि एक ईस्टर्न यूपी में करते हैं शुरू, सेंटर में तो हम हैं ही, और एक वेस्टर्न में करते हैं। तो इसके लिए एक सुनियोजित प्रयास किया गया। और अभी रिसेंटली लास्ट मंथ में गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने, चिकित्सा शिक्षा विभाग ने, आलोक सर हैं, GIMS गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नोएडा में अनुमति दी है, और इधर BHU IMS BHU में अनुमति मिल गई है। तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के मैप में वेस्टर्न, ईस्टर्न और सेंट्रल जगह पे ट्रांसप्लांट सिस्टम बना है। अब यू कैन थिंक ऑफ द इम्पोर्टेंस, कितनी इसकी अहमियत है। BHU में अब अगर होने लगेगा तो जो लोग PGI आ रहे थे, उनका आना जाना, ठहरना, उनकी रोजगार छूटना, कितनी परेशानियां उनको होती थी। अभी सारा काम वाराणसी में हो जाएगा। तो आसपास की जो जितने भी जिले हैं, उनके लोग जिनका किडनी ट्रांसप्लांट होना है, फॉर एग्जाम्पल, तो किडनी की अनुमति मिली है ट्रांसप्लांट की, वो अब वही करा लेंगे। तो ये एक हमने इस पर स्टडी भी करी है। इनफैक्ट 2 स्टडी करी है। एक किया है कैंसर के केस में। ये कैंसर के पेशेंट आता है, और अगर वो पैलिएटिव केयर के पास में चला जाता है तो कितना पैसा खर्चा होता है इलाज में, नहीं बाकी नॉन मेडिकल केयर कॉस्ट में, रहना खाना आना जाना, वेजेस लॉस सब होता है उसमें। तो ये स्टडी को भी 2022 में ही राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। अच्छा। और ये जर्नल में पब्लिश भी हुआ है। और ऐसी एक स्टडी अभी हमने कॉस्टिंग की है किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर के, कि अगर एक पेशेंट का किडनी ट्रांसप्लांट होना है तो ट्रांसप्लांट में जो पैसा खर्च होगा वो तो होगा ही होगा, इसके अलावा नॉन मेडिकल कॉस्ट भी बेयर करना पड़ता है उसको। तो इसके आधार पे हम कोशिश कर रहे हैं कि जो पैकेजेस हैं आयुष्मान भारत के या और भी पैकेजेस जो हैं, वो ऐसे बनाए जाएं कि दोनों कॉस्ट एलिमेंट को उसको फैक्टर करें। जी। मानव सेवा के लिए बहुत बहुत पुनीत पहल है, और हम पूर्णतः आश्वस्त हैं कि इस पहल के माध्यम से लाखों लोगों को इसका लाभ मिलेगा, नया जीवन मिलेगा, और इतने सारे लोगों की दुआएं भी मिलेंगी उन ध्वजवाहकों को, आप जैसे ध्वजवाहकों को, जो इस पूरी पहल को आगे लेकर के बढ़ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस सेगमेंट के सारे ही प्रश्नों का इतनी खूबसूरती से जवाब देने के लिए। हमारा पहला सेगमेंट कुछ मैं पूछूं कुछ तुम बोलो यहाँ समाप्त होता है। आपकी अनुमति हो तो हम अपने अगले सेगमेंट की ओर आगे बढ़ो, जिसका नाम है पहली पहली बार। जरूर। स्वागत है सर हमारे दूसरे सेगमेंट में, जिसका नाम है पहली पहली बार। शुक्रिया। अब आप डॉक्टर हैं, स्वाभाविक सी बात है, आप डॉक्टर भी हैं, आप बेहतर एक प्रशासक भी हैं, आप बहुत उम्दा साहित्यकार भी हैं, और बहुत अच्छे इंसान भी हैं। तो बहुत सारे सवाल आने वाले हैं। पहली पहली बार सेगमेंट में हम उन पहलुओं को छूने की कोशिश करते हैं, उन पन्नों को पलटने की कोशिश करते हैं जो हमारे भाग दौड़ भरे जीवन में दब जाते हैं। आज जो कुछ भी हो रहा है वो कभी ना कभी पहली बार जरूर घटा होता है, और जब पहली बार घटा होता है वो स्मृतियां ताउम्र हमारे जहन में बसी होती है। तो उन्हीं को फिर से उन पन्नों को पलटने की कोशिश करेंगे और जानना चाहेंगे कि डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन जी के जीवन में वो घटनाएं पहली बार कब घटी। तो आप डॉक्टर हैं, स्वाभाविक सी बात है, प्रशिक्षण जब आपका चल रहा था, जब आप MBBS कर रहे थे, बाद में फिर MD और तमाम सारी चीज़ें किए, इन सारी चीज़ों में सबसे पहली बार, क्योंकि हम सभी को डर लगता है, हमें अगर किसी मानव शरीर पे ऐसे कोई ब्लेड भी चलाना हो तो हम लोग की शरीर कांप जाएगी, तो सबसे पहली बार कोई ऑपरेशन, सर्जरी या कुछ भी ऐसा करने का मौका कब मिला और आप कितने नर्वस थे उस वक्त? सबसे पहली बार मुझे मौका मिला जब मेरी पोस्टिंग MBBS करने के बाद इंटर्नशिप करते वक्त गायनेकोलॉजी में हुई थी। जी। और मैं नर्वसली मैं बहुत खुश था जी। और बहुत आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू कि ये कब आएगा ये मौका। जी। और मैंने इतना अच्छा किया कि किसी और की भी पोस्टिंग होती थी तो मुझे ही बुलाती थी, तुम ही जाके असिस्ट करो। क्या बात है। तो और लोग छोटा छोटा काम करके शुरुआत में लड़के कुछ होते आज मैंने ये कर लिया, पार्टी दो। तो मैं पहले स्टेप में ही, पहले ही प्रयास में ही मैं सेकंड थर्ड स्टेप पहुंच जाता था। जी। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। अब अगर मेडिसिन में पूछा जाए, ये सर्जरी काफ़ी अच्छी लगती थी, वही काम कर भी रहा था। तो सर्जरी मुझे मिली भी आई के लिए, बट
फिर मैंने एक कंसल्टेंसी लेकर के मैं प्रशासन में आ गया. जी जी. बट दैट वाज नॉट अ मोमेंट ऑफ नर्वसनेस, इट्स वाज अ मोमेंट ऑफ जॉय, हैप्पीनेस. हैप्पीनेस. निश्चित तौर पे, और जो आपका पेशा है और उसमें अपनी योग्यता दिखाने का अवसर मिले तो इससे बढ़िया और क्या होता है. दूसरा प्रश्न, हम आपके जीवन में सफलता के किस्से पटे पड़े हैं, मतलब विद्यार्थी जीवन से लेकर के और आपकी प्रोफेशनल लाइफ तक बहुत सारी सफलता के किस्से पटे पड़े हैं, लेकिन पहली वो असफलता जिसकी वजह से फूट के रोना आया हो, यहाँ असफल कैसे हो? IAS प्रॉपर नहीं होना जो मैं चाहता था, ये तब की बात. जी जी. आज हम आज पहली आज हमें उसका कोई फर्क नहीं, बिकॉज अल्टीमेटली पहुंच गए जहाँ पहुंचना था. जी जी जी. लेकिन उस वक्त वो गलत था, क्योंकि मैंने अपने पूरे वजूद से पढ़ाई करी थी. मतलब मैंने ना आकाश देखा ना धरती, कमरे मैंने किया था उसके लिए, मैं काफी पहुंच गया था, छू गया था ऑलमोस्ट. तो दैट वाज पेनफुल उस एट दैट पॉइंट इन टाइम. हाँ, निश्चित तौर पर सर, एक समय के बाद तो चीज़ें, आज आप जिस मुकाम पे हैं वो बहुत बड़ा फलक है. अब सामान्य तौर पे जब किसी चिकित्सक के पास कोई मरीज आता है, बहुत सारी उम्मीद लेकर के आता है, और जहाँ उम्मीदें होती हैं वहाँ पे टूटना भी लाजमी है. हर बार उम्मीदें पूरी तो होंगी. जाहिर है. कभी ऐसा हुआ है, या यूं कहें कि पहली बार ऐसा कब हुआ है जब किसी मरीज का आक्रोश आपको झेलने का ऐसा अवसर आया हो, और आपको लगा और ये क्या, मतलब हमने पढ़ाई तो की थी दूसरी चीज़ की, ठीक है भाई इलाज करना है, लेकिन ये तो उल्टा हम पे नाराज हो रहा है. कभी ऐसा कुछ हुआ पहली बार? चूंकि मैं ऐसे संस्थान में रहा जी जहाँ पब्लिक को इतना एक्सेस होता ही नहीं था, जी तो चाहे एम्स हो या PGI बस हो या किसी डॉक्टर को ये नहीं होता है. यहाँ पे एक बिल्कुल ही डिफरेंट सेंस ऑफ कल्चर है. जी. ये सब वहाँ की अस्पतालों में, खास करके प्राइवेट अस्पतालों में होता है, बिकॉज वहाँ पे व्यावसायिक एंगल होते हैं, वहाँ पैसे पेड सर्विस है, हम लोग फ्री सर्विस देते हैं. जी वो तो बल्कि शुक्रगुजार हो जाता, अगर डेथ भी हो जाती तो भी चलो आपने बहुत कोशिश की, और वो सच भी होता है, जी क्योंकि उनको पता है कि हमारा कोई अपना व्यक्तिगत मोटिव है ही नहीं, जी तो वहाँ पे नाराज क्यों होगा. जी. लेकिन हाँ, कभी कभी मैंने देखा एम्स में कि कुछ ऐसी भी डेथ हुई जो वाकई दुखद थी, तो उस पर शिकायतें हुई, ऑफिशियल शिकायतें हुई. जैसे डर्मेटोलॉजी विभाग में एक पेशेंट थी, चूँकि शिकायतें प्रशासन होने का मेरे पास भी आ जाती थी ना, तो पेशेंट डिस्चार्ज हो गई थी वो. अब 2 घंटे के बाद सारा सामान हो गया, सब कुछ हो गया था डिस्चार्ज होकर के. सी वाज जस्ट लाइंग ऑन द बेड, रिक्लाइनिंग, सेमी रिक्लाइन में, वो कुछ जूस सिप कर रही थी. वो जूस सिप करते करते वो एस्पिरेट कर गई, और जैसे एस्पिरेट की वो उसकी मदर थी साथ में, कलकत्ता की पेशेंट थी, वो भी याद है, वेस्ट बंगाल की थी वो. तो बुलाया, सिस्टर गई, डॉक्टर्स को कॉल किया, और ऑक्सीजन सिलेंडर तब पुल करके लाया गया. उस पर उसका सिलेंडर नहीं था, अब उस सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस नहीं था, वो खाली आ गया. हम जल्दबाजी में जो भी आप कहें, और टाइम किल हो गया, जब तक फिर उसको बोर्ड बेड को ले गया, जो वॉल माउंटेड ऑक्सीजन पार्ट्स होते हैं सिलेंडर सप्लाई से, बट बाय दैट टाइम टू लेट. तो जो पेशेंट ठीक हो चुकी थी, जिसको डिस्चार्ज नोट साइन हो गया था, उसको हमने खो दिया. तो फिर इस पे वो सब एडुकेटेड फैमिली के थे, तो उन्होंने उपभोक्ता बोर्ड में शिकायत करी एम्स के खिलाफ, और फिर हमारे पास पहुंची प्रशासन में. तो ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन व्यक्तिगत आक्रोश एम्स या PGI जैसे सब जगहों में नहीं होती है. बहुत सारी कविताएं आपकी प्रकाशित हुई, आपकी खुद की किताब भी आई, आपको सरकार द्वारा सम्मानित भी किया गया है अपनी रचनाओं के लिए. लेकिन पहली कविता सबसे पहले आपने कितने वर्ष में लिखी, कौन से थी? मैंने कहा जो पहली थी वो 10 साल 2 महीने की उम्र में लिखी थी मैंने. वो तो बिल्कुल चाइल्डिश पोएट्री थी, बट वो मैंने ऐसे लेके भेज दिया, वो छप भी गई. लेकिन बड़ी बात ये कि आपको याद है ना वो पहली कविता आज भी जीवन के इस पड़ाव पर भी. वो शायद इट इज टू चाइल्डिश, इट वाज ऑन अ फ्लावर. अच्छा, फूल पे लिखा था मैंने. जी जी जी. पहला दोस्त जीवन में, सबसे पहला दोस्त जो याद हो? मेरे साथ था अविनाश. जी. अविनाश आज भी वो है, कायम है. तो बचपन में नहीं, वो MBBS पे. MBBS. तो वो मतलब जो आपके जहन में है कि मतलब, हाँ, उसके साथ काफ़ी रहे, ऑफिशियल काफ़ी रहे, काफ़ी साथ समय बिताया, साथ पढ़ाई लिखाई करी, और आज भी वो संपर्क कायम है. जी जी. अगर मैं कहूँ तो
पहली बड़ी सफलता जो आप मानते हो कि ये मेरे जीवन की बड़ी सफलता है? ऑब्वियसली एम्स। एम्स। वो लोग कहते हैं सभी कि मतलब वो मक्का है मेडिकल साइंस जी, का, तो जी। आपने हज कर लिया अगर वहाँ पहुँच गए तो। जी जी एक सीट ही होती है हर विभाग में, जी जी जनरल कैटेगरी सिर्फ एक ही सीट होती है। जी जी आई थिंक दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ, दैट चेंज लाइफ फॉरएवर। जी वहाँ से जो भी जाता है एक बार वहाँ पहुँच गए तो इट्स लाइक अ बिग मशीन, यू नो। जाता जो है वो निकलता दोनों बिल्कुल दूसरा होता है। अलग हो जाता है। क्या बात। फिजिकली वो दिखता वैसा ही है, बट इट्स एंटायर मेटामॉर्फोसिस इनसाइड। बदल चुका होता है। हम सभी के जीवन में जब हम कमाना शुरू करते हैं तो वाहन जो होता है ना, वो आप किसी भी तरह के परिवार से ताल्लुक रखते हैं, खुद का वाहन एक तरह की फैंटेसी होती है, भाई कब खरीदेंगे, क्या है। तो पहली कार कौन सी खरीदी आप? नहीं, तो पहली कार नहीं खरीदी, पहली बाइक पहले बाइक प्रश्न गलत हो गया। पहली बाइक कौन सी बाइक खरीदी? कावासाकी बजाज थी, कावासाकी बजाज। ब्लैक कलर। वो एम्स की पढ़ाई पूरी होने के बाद या मतलब नहीं, एमबीबीएस के बाद है। एमबीबीएस के बाद? एमबीबीएस के बाद आप कोई पढ़ाई करें, यू आर बीइंग पेड ओके। टिल यू, आप कुछ भी करें, दैट्स व्हाई आई लेफ्ट इंजीनियरिंग ना। एमबीबीएस द डे यू पास, नेक्स्ट डे से पैसा मिलने लगता है। जी जी इंटर्नशिप कर ही रहे हैं, ऐसा समझ नहीं आप कैसे डॉक्टर हुआ, यू नॉट फुल डॉक्टर, जी जी जी। बट स्टार्ट गेटिंग पेड। क्या, तो फिर आपने अपनी वहां पे आपने अपनी बाइक खरीदी, और फिर कार कब खरीदे आप? कार तो लिया एम्स पूरा हाँ, होने नहीं वही पे था जब, तभी लिया था में? एम्स में ही? हाँ। अच्छा। और आप जिस दौर के हैं, आपने वो भी दौर देखा होगा जब दूर दूर तक किसी एक घर में टेलीफोन हुआ करता था। यस। कॉलोनी के लोगों को बुलाया जाता Yes. था, इनका फोन Yes. उनका फोन सबका आ रहा है। फिर हम लोगों ने वो भी देखा है, वो दौर भी देखा जब किसी किसी के पास मोबाइल हुआ करता था, इनकमिंग के ही पैसे लगते थे। फिर वो भी दौर आया जब घर के सभी सदस्यों के पास मोबाइल फ़ोन होने लगा। लेकिन मोबाइल फ़ोन की सबकी अपनी स्मृतियाँ हैं। पहला फ़ोन जब आया था तो अलग ही किस्म का एक उत्साह। तो आपने पहला मोबाइल फ़ोन कौन सा लिया और कब? पहला मोबाइल फ़ोन मैंने लिया एमबीबीएस के टाइम में लिया, जी। और नोकिया नहीं, पहला मोटोरोला था, उसमें जो मोटोरोला। एंटीना होती थी। यस, मोटोरोला था, उसके बाद नोकिया लिया था। मोटोरोला उस वक्त था, मतलब इट वाज जी जी कंसिडर्ड बेटर देन नोकिया। जी जी बाद में नोकिया आगे आ गया, नोकिया पीछे चला गया, बस मोटोरोला का मैंने लिया था। और ये बिलीव ही नहीं होता था कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ। लोगों से दैट वाज एन अमेजिंग फीलिंग और एक्सपीरियंस और फिनोमेना, जो अब जो हमारी बेटी है उसके लिए तो डे वन से है। बस वही है, वो तो नहीं समझ सकते ना। मैं, बिकॉज हमारे पास लैंड नहीं था घर पे, तो जिसको बात करना वो लैंड पे जाइए, पहला करने से मेरे कमरे में था। लेकिन हम कहीं चल रहे हैं और बात कर रहे हैं, इट वाज समथिंग, आई मीन इट वाज वेरी अस्टाउंडिंग। जादू जैसा कुछ। बिलीव नहीं होगा कि हम ट्रैवल कर रहे हैं और बस से बात हमारी हो रही है। किस सन में आपने लिया होगा पहला फोन, मोबाइल फोन? 98 नहीं 99 2000 के आसपास। 99 उस वक्त मैंने ये बहुत महंगा था, एयर टाइम, बहुत इनकमिंग के पैसे लगते थे ना उस इनकमिंग के time लगते पे? ही थे। एक और भी होता था एयर टाइम कॉस्ट, अच्छा, वो अलग से लगता था पैसा। ओके। तो देयर वाज 3 कॉस्ट, जी जी इनकमिंग का, आउटगोइंग का और एयर टाइम, और बाकी उसके जो होते हैं। जी जी जी। फिर एयर टाइम हटा, फिर इनकमिंग हटा। भोजन बना लेते हैं आप? बिल्कुल नहीं, जीरो। Zero? आई कांट इवन बॉयल वाटर। आपने मेरा एक सवाल खराब कर दिया। मैं पूछने वाला था कि पहली बार भोजन कब बनाया पानी आपने? उबाल ही नहीं सकता था, खाना ये जिंदगी में नहीं हो पाया आज तक। तो मतलब मैं आपके आसपास ही हूँ, मैं भी सिर्फ चाय ही बना पाता हूँ। मैं से पूछने में कहता है पानी उबालने मेरे लिए मुश्किल, मतलब मैंने कभी किया ही नहीं इस काम को, जब हॉस्टल में रहा हूँ। बट लड़के से मेरे साथी करते थे, मेरे से कभी नहीं हुआ। मैं होकर आ जाऊँ, रह लूंगा, जैसे दिवाली वाली होली के पर मेस बंद हो जाता था, तो लड़के से अपना करते थे, मैं ऐसे रह जाऊंगा, बट आई कांट डू दैट। बना नहीं सकते। अच्छा, आप मेडिकल प्रोफेशन से हैं और कभी खुद से कोई मेडिकल इक्विपमेंट खरीदा है? यस, पहला मेडिकल इक्विपमेंट? सबसे पहला था वो डिसेक्शन सेट था। अच्छा, व्हेन यू ऑपरेट अपॉन डेड बॉडीज टू लर्न एनाटॉमी की बॉडी कैसे बनी। ओके। वो उसी दौरान जब एमबीबीएस कर रहे थे तब इंटरकटिंग खरीदा? करना होता है उसको। Okay. तो वो लेने की योग्य बनना बहुत बड़ी बात है कि कब खरीदेंगे उसे। कब खरीदेंगे? हाँ, जो ये खरीदना बड़ी बात नहीं है, उसको प्रैक्टिकल भी करना है ना। हाँ। तो कब हम उस योग्य वो होंगे scalpel उसको कब लेंगे, लेके स्कैल्पल हैंडल कब लेंगे, वो बहुत बड़ी बात थी। जी जी। साहित्य में आपकी गहरी रुचि है, पहला उपन्यास कौन सा पढ़ा, याद हो अगर?
उपन्यास अगर पूछेंगे तो पहला गोदान ही पढ़ा मैंने। गोदान पहला किस उम्र में? 3rd या 5 में। खैर आपसे तो उम्र की बात ही करना बेकार है। आप तो आपके आंकड़े इतने चौंकाने वाले हैं कि अच्छा, आप चूंकि स्वाभाविक सी बात है विद्यार्थी जीवन में लोकप्रियता का उतना मतलब समझ में नहीं आता है, चूंकि लोकप्रियता होती क्या है, इसके मायने क्या है, उतना नहीं समझ में आता है। कई बार मिल भी जाती है तो नहीं समझ पाते। लेकिन सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करने के बाद जब हमें समझ आ जाता है कि अरे वाह हम लोकप्रिय हैं, मतलब इस तरह से, तो वो एहसास अपने होम टाउन में या होम टाउन के अलावा भी लोकप्रिय होने का जो एहसास था, पहली बार आपको कब लगा कि हाँ मतलब अब एक रिकॉग्निशन हो गया है, आर्टिकल एक तो रिकॉग्निशन होता है, डी यू क्वालिफाई मेडिकल एंट्रेंस ना, यू गेट ओवरनाइट रिकॉग्निशन। डे 1 से ही लोग आपको इंडिया में एक कल्चर के डॉक्टर बुलाने लगते हैं, जी जबकि अभी 5.5 साल पढ़ना होता है उसके। जी जी That was the first phenomenal change. The moment your result is declared and the लोगों का नजरिया बदल जाता है, तुरंत बदल जाता है नेक्स्ट डे से ही। अगर आप एंट्रेंस में क्वालिफाई करके या टॉप करके अच्छी सिचुएशन में आ गए तो तुरंत बदल जाता है। That was मतलब वो एक बड़ा प्लेजेंट ये था, तो आप जाने गए। दूसरी बात हुई कि एम्स पे जब काम कर रहा था तो हमें उस वक्त कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था इंडिया में, तो मुझे बनाया गया था OSD टू कॉमनवेल्थ गेम्स मेडिकल केयर का। जवाहरलाल स्टेडियम में फ्लाइट था और उसके मेडिकल केयर का इंचार्ज मैं था, क्योंकि ये जिम्मेदारी एम्स को दी गई थी, एम्स के मैं था। अरे वाह। तो उसके लिए मुझे बिल्कुल वो वाइट एम्बेसडर, बैक ऑन लाइट, वाईफाई और रोड पे लाइन खींची गई थी एम्स से जवाहरलाल स्टेडियम पहुंचने के लिए। तो वो उस पर कुछ चलता नहीं था। अरे वाह क्या तो बात that was है। an amazing phenomenon। वो तो मतलब दिल्ली के अंदर ये वीआईपी कल्चर एंजॉय करना कि मतलब आपके लिए अलग एक पूरी लेन ही अलग है। डॉक्टर DK शर्मा थे मेडिकल सुप्रीम, उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया था जी अपने बिहाफ में, जी दैट ही गिव बिकॉज ऑफ व्हाटएवर यू वुड हैव फाइंड जी फॉर मी। जी तो वो दैट वाज फिर उसमें बहुत लोगों से मिला, उस लेवल काफ़ी हाई लेवल पे था वो प्रोग्राम हुआ था वो। जी तो वीआईपी केयर की टीम में मैं एम्स में था, जी जो डॉक्टरों की टीम थी। तो प्रोटोकॉल में ही सबसे मिला, वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, सबसे उनको जाना रिसीव करना, सब वो सब देखना करना होता था। तो सबसे वो से मिलता था। जी जी। अच्छा, आप जो कि शुरू से ही मेधावी रहे और अलग अलग क्षेत्रों में आपकी अपनी एक पहचान रही है, लेकिन एक्सक्लूसिव सिर्फ आपके ऊपर कोई आर्टिकल, न्यूज़पेपर आर्टिकल, क्योंकि हम सभी जिस परिवेश से आते हैं, किसी भी परिवेश से आए, अखबार में आर्टिकल आना एक बड़ी बात मानी जाती थी, बड़ी खुशी की बात होती थी कि हमारे ऊपर एक आर्टिकल आ रहा है। तो पहली बार कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल जो आपके एक्सक्लूसिव आपके ऊपर हो, या आपके अचीवमेंट के ऊपर, या आपकी किसी वर्किंग के ऊपर, या इस तरह से? DT टुडे आता था एम्स में, इटाली में आता है जी DT टुडे या क्या उसका नाम था। जी। वो एक ब्रिज के शेप की अखबार होती थी, ओके। नॉट दिस जो यूजुअल सही होता है अखबार का, वैसा नहीं था। उसमें आया था, अच्छा, मतलब मेरे ऊपर, मेरी लिखी तो बहुत छप रही, कब छप नहीं आपके ऊपर, मतलब आप मेरे ऊपर उसमें छपा था पहली बार। और उसमें बैकड्रॉप एम्स था, मैं सामने था, पता नहीं फोटो ने कहाँ से कैसे बना लिया। और दैट वाज आई थिंक ये सर उससे पहले भी, इससे पहले भी एक आई थी जिसमें हमारा इंटरव्यू लिया गया था, इंटरव्यू के फॉर्मेट पे आया था मेरे ऊपर। जी जी जी। एक मेडिकल मैगजीन में, ओके। इसी में से कोई एक पहला था, याद नहीं आ रहा है, कोई एक पहला जिसमें मेरे ऊपर था, जी जी ताकि मेरे द्वारा लिखी गई रचनाएं, जी मेडिकल राइटअप्स या नॉन मेडिकल राइटअप्स। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपने हमारे इस सेगमेंट का बड़ी खूबसूरती से जवाब दिया, आपके जीवन की वो घटनाएं जो पहली बार घटी और आपको याद है। और अब मुझे खुशी इस बात की है कि इस जो हमारा सेगमेंट है, इसका आशय ये होता है कि हम उन पन्नों को पलट सकें जो कहीं जीवन की भाग दौड़ में दब जाते हैं, और आपने बहुत खूबसूरती से हमें अनुमति दी। बच्चे ने लिखा है जीवन का वो पृष्ठ पलट बन। जी जी। तो आपने हमें अनुमति दी कि हम उन पृष्ठों को पलट सकें, वहाँ तक प्रवेश करने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी अनुमति हो तो अपने तीसरे सेगमेंट की ओर आगे बढ़े, जिसका नाम है संदेशे प्लीज आते हैं। जरूर। स्वागत है सर आपका हमारे तीसरे सेगमेंट में, संदेशे आते हैं। जब हमारे दर्शकों को पता चलता है कि हमारे कौन से गेस्ट आने वाले हैं, तो वो उनसे ढेर सारे प्रश्न अपने भेजते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे।
वेरी क्रिएटिव आइडिया। तो आपके बारे में भी तमाम सारे प्रश्न आए हैं, जो कि आप की कार्य प्रणाली इतनी लोकप्रिय है कि लोग आपके जीवन से जुड़े कुछ रोचक पहलुओं को जानना चाहते हैं। तो 3 प्रश्न चुरा करके लाया हूँ। प्रश्न तो बहुत सारे आए थे, सैकड़ों प्रश्न थे, लेकिन 3 प्रश्न चुरा करके लाया हूँ। सबसे पहला प्रश्न ये है कि चूंकि आप जिस प्रोफेशन में हैं, बड़ा डिमांडिंग प्रोफेशन है। आज भी संडे का दिन है, लेकिन सुबह से आप 3-4 मीटिंग्स करके आए हैं, फिर हमारे साथ यहाँ समय दे रहे हैं, इसके बाद की भी कमिटमेंट्स। तो हमारे एक दर्शक जानना चाहते हैं, उनका प्रश्न ये है कि आपका पारिवारिक जीवन और दूसरा आपका ये जो चिकित्सकीय प्रशासन और तमाम सारे सोशल कमिटमेंट्स और जो अलग अलग वॉलंटरी सर्विसेज में आप लगे हुए हैं, इनके बीच का समन्वय कैसे बैठाते हैं? क्योंकि पब्लिक फिगर लोगों के साथ ये बहुत बड़ा एक इशू होता है कि उनकी 10 से 5 की जॉब नहीं है, और आपका जो सेक्टर है वो तो और भी डिमांडिंग है। तो इन दोनों के बीच में अपने निजी जीवन और ये व्यावसायिक जीवन के बीच में संतुलन कैसे बनाते बहुत दुष्कर है, हैं? बहुत दुष्कर है। और टू द एक्सटेंट की फादर मुझे कहते थे कि तुमसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। और मैं आज भी एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाते वक्त का टाइम को भी देता हूँ अपॉइंटमेंट बात करने के लिए। तो क्योंकि सारा समय एक्सेप्ट फॉर फ्यू आवर्स ऑफ स्लीप माय ऑल टाइम इज डिवोटेड टू वर्क, एंड इट हैज बीन सो, मतलब ऐसा सालों से ऐसा ही है। तो सब कुछ नहीं आ पा सकते, जी। कुछ होना ही पड़ता है पाने के लिए। तो परिवार के लोगों की शिकायतें? तो उसमें चूंकि मेरी वाइफ है, वो ब्यूरोक्रेट है, एजुकेटेड है, शी इज अ वर्ल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम BSU, एक अटेम्प्ट में सिविल सर्विस में आई है। अच्छा, वो भी बनारस से ही है? हाँ, एक अटेम्प्ट में सिविल सर्विस में आई है। फादर इन लॉ वी प्रोवाइस चांसलर प्रोफेसर एमेरिटस फाउंडेड IIT BSU में रहे। तो इसका एक अंदाज़ा था कि ज़िंदगी ऐसी होगी, तो फिर चीज़ें धीमे धीमे ढल जाती हैं। लेकिन इसी कारण से कि मैं समय बिल्कुल दे ही नहीं पाता था, क्योंकि उसकी पोस्टिंग यहाँ पे, मेरी पोस्टिंग कहीं और पे थी, तो पहले मैंने एम्स छोड़ा, फिर यहाँ पे आया। यहाँ आने के बावजूद भी आज भी मतलब मदर से मेरी घर पे रहती हैं, फिर भी एक वीक में एक बार बात हो पाती है। ये स्थिति है, ये दुष्कर है। तो मैंने कहा कि सब कुछ तो फिर नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं तो कुछ खोना पड़ता है आपको। मुझे उम्मीद है दर्शकों को जवाब मिल गया होगा, क्योंकि कई बार सबकी अपेक्षाएं होती है। स्वाभाविक सी बात है कि आप गृहस्थ जीवन में हैं, तो परिवार की, माताजी की, पिताजी की, बच्चों की, धर्मपत्नी की, सबकी अपेक्षा है। लेकिन ये भी है कि कुछ जो लोग अपना जीवन मानव सेवा में और जन कल्याण में लगाए हुए हैं, ये भी मानव सेवा के लिए ही आप सब कुछ कर रहे हैं, अलग अलग जो इनिशिएटिव्स आपके। ये कंपनसेट हो जाता है किसी और तरीके से, जो भी जो हमारे इस जो भी मैं आज कर रहा हूँ उसका जो फ्रिंज बेनिफिट है उसको तो ये लोग एंजॉय करते हैं। जी जी। मैं तो नहीं कर पाता। सामान्य तौर पे यही होता है। कुछ भी जितनी भी चीज़ें हैं इससे जुड़ी हुई जो, जी जी। तो वाइफ या डॉटर ये लोग तो एंजॉय करते हैं, मदर मैं तो नहीं कर पाता। एक सवाल है कि जो MBBS एस्पिरेंट्स हैं, क्योंकि एक सबके मन में ये उत्सुकता होती है, जो लोग उस पड़ाव को पार करके आए हैं और आप देश के उन प्रतिष्ठित संस्थानों से पढ़ करके आए हैं, एक देश के प्रतिष्ठित संस्थान में आप सेवाएं दे रहे हैं, तो MBBS एस्पिरेंट्स जो हैं उनके लिए आप कोई अगर सुझाव देना चाहें? जो मैंने खुद पढ़ा था, बिकॉज विवेकानंद लिटरेचर जो है उसका बहुत इम्पैक्ट रहा मेरे बचपन, मतलब मेरे उस फॉर्मेटिव ईयर्स में। माई फादर इंट्रोड्यूस मी टू रामकृष्ण मिशन आश्रम, वो मुझे लेकर के गई थी, उनकी लाइब्रेरी वहाँ पे थी। तो धीमे धीमे मैं सारी किताबें लिया और सारी पढ़ भी गया। तो मैं जिस लाइन से इंस्पिरेशन ड्रॉ करता था वही मैं बता रहा हूँ उन लड़कों के लिए जिन्हें कल इस पेशा में जो आने की ख्वाहिश रखते हैं। तो विवेकानंद ने कहा था, टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, थिंक ऑफ इट, लीव ऑन इट, ड्रीम ऑफ इट, मेक ईच एंड एवरी मसल ऑफ योर बॉडी फुल ऑफ दैट आइडिया, जस्ट लीव एनी अदर आइडिया अलोन, दैट्स द वे टू सक्सेस। आप उससे एक हो जाओ, मतलब आपके लक्ष्य और आप में कोई फासला रह ही न जाए, आप वही बन जाओ। बुद्ध ने भी कहा था, जी जी। अगर आप सुन रहे हैं सम्यक श्रवण, तो फिर आपका पूरा शरीर कान बन जाए। तो अगर आपका जो लक्ष्य है वो आपकी अगर कण-कण में नहीं आ जाएगा तो मिलेगा कहाँ से आपको, बहुत मुश्किल है था। जी जी। और आज तो इट इज़ बहुत कॉम्पिटिटिव माहौल है,
और इस हम जिस संस्थान में मैं हूँ या जहाँ से होकर के आया हूँ, यहाँ हम लोगों को रोज प्रूफ करना पड़ता है। वी हैव टू अपग्रेड अपस्किल आवरसेल्फ एवरी डे। आज भी आप आए होंगे नीचे, एक आप स्किलिंग प्रोग्राम चल रहा है, तो एवरी डे वी हैव टू बी बेटर देन बिफोर। कल से बेहतर हमें आज होना है, वी हैव नो चॉइस। तो इतने डिमांडिंग प्रोफेशन में आप टॉप लेवल पे अगर आना चाहते हैं, तो फिर जैसे मेरी बहनें कहती थी कि इतनी गर्मी है, इतनी ठंडा हो रहा है, मैं कहता कि मेरा एक भी जो दिमाग का कोई कोना खाली नहीं ठंडा या गर्मी महसूस कर सके। तो जब वो मकाम आप हासिल कर लेते हैं, तो फिर सफलता इट इज बिहाइंड यू, इट फॉलोज यू। फिर चीज़ें अपने आप होने लगती हैं, घटता है, एक्चुअली घटता है। इट्स नॉट दी कि ये सिर्फ शब्द हैं। जब आप थॉट लेवल पे, एनर्जी लेवल पे उस जगह पहुंच जाते हैं, तो फिर चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली घटने लगती हैं। यानी स्टार्ट घटती, एक बार आप उस थ्रेशोल्ड को छूते हैं, फिर सब कुछ अपने आप होने लगता है और थिंग्स जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग इन लाइन। इट एक्चुअली हैपेंस, इट हैज हैपेंड जी। बस उस वहां तक ले जाना होता है खुद को। फिर दिस इज अ ट्रेमेंडस फिनोमेना, फिर अपने आप होता है। आप फिर नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, सफलता अपने आप सफलता पैदा कर चली जाती है। नहीं वो तो वहां तक जाने के लिए शुरुआत टफ है, बट वो इट गिव्स यू, इट गिव्स रिच डिविडेंड, अच्छा पे ऑफ मिलता है। पर इट टेक्स टाइम, समय लगता है थोड़ा सा हमारे पेशे में, जी बट देन सैटिस्फैक्शन इज ट्रेमेंडस। जी। हिंदी भाषा पर आपकी जो पकड़ है, क्योंकि एक बहुत बड़ी चुनौती है आज के दौर की, जो मैं महसूस कर पाता हूँ, क्योंकि अंग्रेजी ज़रूरत है हमारे समय की, स्वाभाविक सी बात है। क्योंकि आप जिस पेशे में हैं, विशेष रूप से आप हैं या हम हैं, जो भी लोग हैं, आपको भारत या भारत के भी अलग अलग राज्यों में जाना है। कई बार हिंदी एकमात्र भाषा है जो सबको जोड़ पाती है, अरे अंग्रेजी। लेकिन ऐसे में जो हमारी ये बुनियाद है, हम लोग जिस क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं, हिंदी, और हम गर्व करते हैं अपनी भाषा पे। जब हम डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन जी को सुनते हैं, तो हिंदी भाषा पे उनकी जितनी उम्दा तरीके से अंग्रेजी भाषा पे पकड़ है, हिंदी भाषा पे इतनी उम्दा पकड़, शब्दों का चयन, ये कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? एक तो आपके चाचा जी जो आप बताए कि पहले से ही, लेकिन कहीं ना कहीं एक वो तो एक सबकॉन्शियस माइंड होता है जो चीज़ों को ऑप्ट कर रहा है। तो आपको खुद को भी मतलब एक आकर्षण था इस भाषा के प्रति? जबरदस्त, जी। ट्रेमेंडस, इननेट था, बाई बर्थ था। और वो नशा कैसा था इस तरीके से कि जितने भी प्रमुख साहित्यकार हैं, उनकी सारी रचनाएं मैं पढ़ गया देवपांत। मेरे पास हिंदी की लिटरेचर की अलग लाइब्रेरी है। आई रेड ईच वन ऑफ देम, जो टैगोर हो या शरदचंद्र हो या प्रेमचंद हो, जयेंद्र कुमार हो, जितने भी है, मैथिली पुष्पा हो, महादेवी वर्मा हो, सुब्रजानंद पंत हो, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो, श्री पूजन सहाय हो, कोई छोड़ा नहीं किसी को मैंने। उनकी एक नहीं, उनके सारे कंप्लीट वर्क में पढ़ गया। वो जो मैं पढ़ता चला गया आउट ऑफ इंटरेस्ट अपने लीजर टाइम में, वो कहीं ना कहीं हमारे में वो मेरी लैंग्वेज को इम्प्रूव करती चली गई। और आपको आश्चर्य होगा इस बात को सुनकर कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के जो यूपीएससी मेन एग्जामिनेशन होता है, 2 ऑप्शन, अब तो एक हो गया, उस पहले 2 ऑप्शन होते थे, लेने होते थे। तो मेरा एक ऑप्शन मेडिकल साइंस था और दूसरा हिंदी भाषा और साहित्य था, जिसकी मैंने औपचारिक पढ़ाई कभी नहीं करी। डिस्पाइट बीइंग टॉपर इन मेडिसिन, आई स्कोर्ड मोर इन दैट पेपर। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। और एक और मुझे याद आ गया, क्योंकि एक अनौपचारिक ये बात प्लीज। तो मैं हिंदी भाषा और साहित्य लिया, डॉक्टर होते हुए तो एग्जामिनर भी आश्चर्य था कि ये कैसा कॉम्बिनेशन है, मेडिकल साइंस एंड हिंदी भाषा और साहित्य, 2 ऑप्शनल सिविल सर्विस के लिए। तो मैं जहाँ पर थोड़ी सी मैंने एक थोड़ा सा फॉर्मल एक बार तैयारी, जब मेन एग्जाम के वक्त था, तो मैं पढ़ लेता हूँ। तो आई एनरोल्ड माई सेल्फ विद अ टीचर हु यूज्ड टू टीच हिंदी फॉर सिविल सर्विसेज। तो वो पढ़ा रहे थे कि कबीर दास की भी कुछ सेगमेंट हैं यूपीएससी सिलेबस में, उस वक्त था, आई डोंट नो आज क्या है, कि इस दोहे का 2 अर्थ है सारी किताबों में। तो कबीर साकी सुधा जो है, जितनी भी किताबें हैं कबीर दास की दोहे पे जितनी भी किताबें आई हैं, इसके 2 अर्थ दिए गए हैं। लेकिन मैंने इसका एक और अर्थ निकाला है, टीचर बता रहे थे, ही वाज अ नेम इन द हिंदी लिटरेचर। तो उन्होंने बताया कि इस दोहा का एक अर्थ ये है, दूसरा अर्थ ये है, और तीसरा जो मैंने खुद से डिड्यूस किया वो ये है। पढ़ा लिया उन्होंने। आई रेज माई हैंड्स, मैंने कहा कि सर मैं इसके 7 अर्थ निकाले।
वो बस गिर नहीं पड़े, उन्होंने गिर नहीं पड़े, उनको ये विश्वास नहीं हुआ कि एक डॉक्टर कईर कबीर के दोहे का अस्पताल में काम करते हुए, अच्छा लोग क्या करते हैं, बैठ कर तैयारी करते हैं, मेरे साथ ये नहीं था। मैं अस्पताल में सुबह शाम काम कर रहा था एज अ सर्जन, एज अ फिजिशियन। 7 अर्थ बता दिया। ही कॉल्ड मी इन हिज ऑफिस आफ्टर क्लास, रिटर्न इन टैक्स फी, कि मेरे से पैसे को पूरे वापस कर दिए थे। क्या जैसा कि हम आपको देख पाते हैं, समझते हैं, चीज़ों को देखने का आपका नज़रिया थोड़ा अलग है। अभी हम अनौपचारिक रूप से भी आपसे जब अभी बात कर रहे थे बीच में, तो आपने बताया मतलब कैसे आप जीवन को किस अलग नज़रिए से देख रहे हैं कि एक दिन तो सब जाना ही है। तो मैं आपसे समझना ये चाहूँगा, मैं बीते दिनों थोड़ा सा इस विषय पे शोध कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ कि जीवन की जो सार्थकता है या जीवन का अर्थ आपके लिए क्या है, आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, आई एम थैंकफुल, क्योंकि इस विषय में मेरी एक आर्टिकल छपी है जी। और उस आर्टिकल को मेरे एक भाई जो अभी सिविल सर्विस में है, मेरा मतलब कजिन भाई, और एक और उसका साथी, तो जब उसने पढ़ा तो उन दोनों का भी पेपर था हिंदी भाषा और शायद सिविल सर्विस में, तो उसने किताब उठा कर फेंक दी, खुद पर क्षुब्ध होकर कि मैं क्या लिखता हूँ और तुम क्या लिखते हो, और क्या तुम्हें अंदाजा है तुमने क्या लिख दिया। तो उस आर्टिकल का नाम है निरर्थक जीवन तो अकाल मृत्यु है। उसमें मैंने दिखाने की कोशिश की है कि जिंदगी है क्या। तो उसमें मैंने ये कहना चाहा है, बहुत मैंने उसमें एंगल से उसमें उसको डिफाइन किया है, चाहे वो आध्यात्मिक हो, साहित्यिक हो, वैज्ञानिक हो, सांस्कृतिक हो, हर तरीके से उसको मैंने व्याख्यायित करने की कोशिश की है उस आर्टिकल में, छपी पब्लिश भी हुई है। तो हमने कहा है कि मोर नाच रहा है, उसकी सार्थकता क्या है, नदी बह रही है, उसकी सार्थकता क्या है, बारिश हो रही है, बसंत में फूल खिल रहे हैं। तो ये पूरा कॉस्मॉस जो है ये सेल्फ एफल्जेंट है, स्वयं उद्भासित है। हम है ये क्या, एक ब्लिप है, पलक झपकने से भी कम है। तो इन ट्रू सेंस एक्चुअली कॉस्मिक स्केल पर कोई मीनिंग इसका नहीं है, लगता है, लेकिन रिलेटिव स्केल पे दूसरे मानव की तुलना में जिंदगी की सार्थकता तभी सिद्ध हो सकती है जब आपका होना कई और जिंदगियों को अर्थ दे गया। और इसको मैंने कोट किया था इमर्सन की एक पोएम है, बट इज सक्सेस। और लार्जर स्केल पे कुछ नहीं है, और दिनकर की पंक्तियां हैं, उद्देश्य जन्म का नहीं कीर्ति या धन है, सुख नहीं धर्म भी नहीं न तो दर्शन है, विज्ञान ज्ञान बल नहीं न तो चिंतन है, जीवन का अंतिम ध्येय स्वयं जीवन। क्या बात, क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद इतने उम्दा तरीके से इस बात को परिभाषित करने के लिए। और हमारे सेगमेंट के 3 प्रश्न थे, मैं चौथा प्रश्न अपनी तरफ से, चूंकि अब मुझे पता है कि आप निरंतर फिलॉसफिकल चीज़ों पे थोड़ा सा काम करते हैं, चीज़ों को देखने का नज़रिया है, तो हमारा ये तीसरा सेगमेंट भी यहाँ समाप्त होता है, संदेश आते हैं। और आपकी अनुमति हो तो मैं अपने आखिरी सेगमेंट की ओर आगे बढ़ूँ, जिसका नाम है चलते चलते। बिल्कुल बढ़िया, आप आगे प्लीज। स्वागत है सर हमारे आखिरी सेगमेंट में, जिसका नाम है चलते चलते। इस सेगमेंट में अपने गेस्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जिस भी क्षेत्र से हों, वैसे क्षेत्र तो आपका चिकित्सा है, लेकिन आपके मन में एक कवि हृदय बसता है, आपके मन में एक साहित्यकार बसता है, तो हम आपसे अनुरोध करेंगे, जो कि हम सामान्य तौर पर अपने गेस्ट से अनुरोध करते हैं, कि कोई ऐसी रचना जो आपको प्रेरित करती हो, आपको ऊर्जा प्रदान करती हो, या जिन रचनाओं से लोग प्रेरित हो रहे हों, लेकिन आपके मामले में थोड़ा सा केस डिफर है, क्योंकि आप खुद ही कविताएं लिखते हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कोई ऐसी कविता सुनाने की कृपा करें जो आपके दिल के बहुत करीब। 。  .  . 。 । 。 । 。 । 。 । 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 ।
कोविड के वक्त में पूरी दुनिया का जो था पर्दे से बदल गया था। हर चीज़ की परिभाषा बदल गई थी, ज़िंदगी का मायने ही बदल गया था, और 1.5-2 साल तक चलता रहा और पूरी दुनिया में चल रहा था। और बाकी लोग तो लॉकडाउन में आराम या आनंद कर रहे थे, और जो लोग चिकित्सा के क्षेत्र में थे या पुलिस या ऐसे जो और भी एसेंशियल सर्विसेज में थे, उनका काम और बढ़ गया था, और हम लोग तो बिल्कुल मोस्ट ऑक्यूपाइड थे। और मैं कोविड हॉस्पिटल का सुपरिटेंडेंट भी था। तो वो एक अजीब सा दौर था, और जिस तरीके से सेकंड वेव में मौतें हो रही थी, जिस व्यक्ति से आज आप बात कर रहे हैं, कल उसको हम ये कर रहे हैं। तो उस वक्त मैंने कुछ कविताएं लिखी थी, चूँकि आपने कहा है कि मैं बताऊँ आपको, तो जिंदगी को बुलबुला भर जानकर, लाइफ इज ए बबल जस्ट बर्स्ट वन डे। जिंदगी को बुलबुला भर जानकर था मैं जगत से दूर से ही काम लेता, दैट सेंस ऑफ डिटैचमेंट। दान कर दी है जगत को जिंदगी जब, तब तब कौन इंद्रधनुषी एक मलय बहार देता, कौन आकर फिर मुझे संसार देता, जो मैंने छोड़ दिया था एक बार, किसने पुल कर लिया वापस। तब हे प्रभु हर सांस तेरा नाम लेता। ये दुनिया में देखता हूँ, बिकॉज कोविड टाइम में एक अजीब सा फेस था। दूर उठते हैं जो लोगों को इतना लगे कब खत्म होगा ये। दूर उठते हैं जो बादल संशयों के, वासनाओं का कहीं छाता अंधेरा। टूटता मन जब जगत की काली माँ से, कौन सूरज बन अचानक प्राण देता। छोड़ धन, सब छोड़ दिया था मैंने बताया आपको, छोड़ धन जब ढूंढता हूँ धर्म जग में, तब हे प्रभु हर सांस तेरा नाम लेता। और अंतिम स्टैंजा है, जब निगाहों में कभी छाते अंधेरे, कोविड टाइप की बात कर, जब निगाहों में कभी छाते अंधेरे, सोचता हूँ रात की गहराइयों में। देखता जब हारते अच्छाइयों को, बुरे लोग आगे बढ़ जाते हैं, अच्छे लोग पीछे छूट दिए जाते हैं, सिस्टम ऐसा हो गया। जब निगाहों में कभी छाते, यू फील पेन कि someone who is not deserving is getting something where someone deserves not getting. जब निगाहों में कभी छाते अंधेरे, सोचता हूँ रात की गहराइयों में। देखता जब हारते अच्छाइयों को, कौन तब संसार में संन्यास देकर जिंदगी को फिर नया आयाम देता। Then how do you carry on when you see the degree of injustice that life is inflicting upon so many people? एक है उसको माँ बाप ने जम देकर सड़क पे फेंक दिया, वो डिवाइडर पे सड़क पे सो रहा है, भीख मांग रहा है। एक है कि उसको स्पून गोल्ड कलेक्ट करके पैदा हुआ है, वो डिसाइडिंग इट ऑल। और एक है जो मेहनत करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, और दूसरा है उसको कोई उठा के ला के रख दे रहा है। उसी कॉन्टेक्स्ट में लिखा है मैंने। बहुत उम्दा सर। तो कौन तब संसार में संन्यास देकर जिंदगी को फिर नया आयाम देता, द न्यू मीनिंग डायमेंशन टू लाइफ। संसार में संन्यास मतलब जब आप देखेंगे चाहो तो परेशानियां, तो आप फिर तो हतोत्साहित हो जाएंगे ना। तो फिर दैट्स व्हाई द बेस्ट वे टू लिव इन दिस वर्ल्ड इज टू बी हियर येट डोंट बी इनटू इट। बहुत उम्दा सर, बहुत ही उम्दा। हम अनुरोध करेंगे अगर एक कोई कविता और सुना सकें तो। एक मैंने प्रार्थना लिखी थी जी जब मैं MBBS के टाइम पे था। जी प्रेयर ही एक है। इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी ये क्षण है, उसको साइंटिफिकली भी कह सकते हैं कि पास्ट नहीं होता ना फ्यूचर होता है। पास्ट इज अ कंस्ट्रक्ट ऑफ मेमोरी। पास्ट एक्चुअली इस कॉस्मोस में एग्जिस्ट नहीं करता कहीं। पास्ट आपको लगता है कि 2021 था और 20 था, ऐसा है कुछ नहीं। इट्स ओनली इन योर मेमोरी। पास्ट का एग्जिस्टेंस है ही नहीं। इट्स अ कंस्ट्रक्ट ऑफ ह्यूमन मेमोरी। लाइकवाइज फ्यूचर भी एग्जिस्ट नहीं करता। इट्स अ कंस्ट्रक्ट ऑफ ह्यूमन इमेजिनेशन। एग्जिस्ट सिर्फ करता है वर्तमान। वर्तमान में भी ये पल जो अभी फिसल रहा है, एवरी मोमेंट इज जस्ट गोइंग अवे, स्टेपिंग अवे। तो उस पर मैंने लिखा था, बीता दिन तुझको, हे प्रभु शीर्षक है, बीता दिन तुझको अर्पित है,
गुजरे दिन की अब गई बात, नव प्राण गीत और साज नया, स्वागत है तेरा नव प्रभात। प्रभु इतनी शक्ति फिर आज सौंप, श्रम होम करूं मैं दिवस रात, मतलब आई शुड इन्वेस्ट बाय डे एंड नाइट, सपनों को देने मूर्त रूप टू रियलाइज माई ड्रीम, स्वागत है तेरा नव प्रभात। द न्यू डे आई वेलकम यू। क्षण की तह तक मैं बैठ सकूं, आई शुड बी एबल टू डाइव इन द डेप्थ ऑफ द मोमेंट। हर पल नवीन, एवरी मोमेंट इज वेरी न्यू, इट विल नेवर हैपन इन द कॉस्मोस अगेन। हर पल नवीन जो पारिजात, लाइक फ्रेशली ब्लॉसम कमल। प्रज्ञा हर क्षण पर भारी हो, विवेक से चले हम, मन से नहीं बहक जाए। तो प्रज्ञा मतलब बुद्धि है, मेधा जो है, हर क्षण पे बुद्धि का पहरा हो, जो बुद्ध ने भी कहा था, साक्षी भाव जो है। प्रज्ञा हर क्षण पर भारी हो, स्वागत है तेरा नव प्रभात। ले आभा उषा की प्राची से, दी राइजिंग सन, रोशन कर दूं मैं कायनात, सांसों से प्यार बिखेरूं मैं, स्वागत है तेरा नव प्रभात। बस आज हमारी थाती है, there is no moment outside this moment, that's what all that exists। गाना भी है, ये जो कुछ है बस यही एक पल है, आगे भी। बस आज हमारी थाती है, करने जीने को मिला प्रात, निज को शतशः मतलब 100% वारित करने, इन्वेस्ट करने, निज को शतशः वारित करने, स्वागत है तेरा नव प्रभात। हर क्षण प्रहरी में बना रहूं, कि मैं अपना ऑडिट करता रहूं कि मेरा थॉट, मेरा इमोशन, मेरा एक्शन सही रास्ते पे है। हर क्षण प्रहरी में बना रहूं, गम को मैं देता रहूं मात, खुशियां परितः मैं लुटा सकूं, स्वागत है तेरा नव प्रभात। मतलब लाइक spreading happiness and keeping the pain at bay while being alert and conscious of whatever I am doing, day I welcome you। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे इस अनुरोध को स्वीकार करने के लिए और अपनी स्वरचित इन रचनाओं को हमसे साझा करने के लिए। हम अपने इस शो के आखिरी पड़ाव पर हैं और ये जो पूरा हमारा कॉन्सेप्ट है द मुसाफिर किस्सों वाला स्टूडियो विद विजय सिंह, हम कोशिश करते हैं उन पन्नों को पलटने की, आपके जीवन के जो अब तक लगभग पलटे हुए नहीं हैं, या यूँ कह लें फॉर्मल इंटरव्यूज़ में वो बातें नहीं आ पाती हैं। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में हम आपकी राय जानना चाहें, कैसा लगा आपको ये कॉन्सेप्ट? मैं ये सोच रहा था, जी, बच्चे ने लिखा था, जीवन की आपाधापी में का वक्त मिला कि बैठ सको, कुछ सोच सको। तो आज आपके इस शो के माध्यम से ये वक्त मिला कि बैठ सके, कुछ सोच सके जीवन की आपाधापी में। जी, I could share my moments, may not be recall, not recall moment which I didn't recall। बहुत सारी बातें आपसे बात करते करते याद आ गई जी, और साझा किया। इट्स अ वेरी गुड अटेम्प्ट जो आपने शो को कॉन्सेप्चुअलाइज किया है, जो इसका आपने शीर्षक दिया है, जो आपने इसके 4 चरण और 4 स्टेज बनाए हैं। इट एक्चुअली हेल्प्स अनफोल्ड द पर्सोना यू आर टॉकिंग टू, जिससे आप बात कर रहे होते हैं। और इससे जो भी आपके दर्शक और श्रोता होंगे, उनको डिफरेंट लोगों के द्वारा इन 4 बिंदुओं पे जो उनकी बातें आपके हर शो में आता है, उसके द्वारा ज़िंदगी को देखने का नज़रिया विकसित होगा। और जिसका आप इंटरव्यू ले रहे होते हैं, उनको आप अदाफिस बड़ी फुर्सत मिल जाती है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए और हमें अनुमति देने के लिए कि आपके इस कार्यालय को हमने अपने तरीके से इस इंटरव्यू के लिए तैयार किया। और मैं निजी अनुभव के आधार पर बताऊं कि पिछले जो 1-1.5 घंटे आपके साथ बिताए हैं, जीवन को देखने का नज़रिया और जो एक नया दृष्टिकोण हमें मिला, और इस मुकाम पर खड़े होने के बावजूद बहुत सारी चीज़ों को इस रूप में अनुभव करने के बावजूद, जो कि सामान्य व्यक्ति नहीं अनुभव कर पाता है, जिस सरलता को आपने बना रखा है अपने व्यक्तित्व के भीतर, और ये मानते हुए कि हम सिर्फ माध्यम मात्र हैं, हम कोई एक ऐसी शक्ति नहीं है जिसको किसी को बनाने या बिगाड़ने का हक है। मैं व्यक्तिगत तौर पे बहुत ही प्रभावित हूँ आपके व्यक्तित्व से। तो आपके व्यवहार की विनम्रता इसी प्रकार बनी रहे, और मानव सेवा के प्रति जो आपका एक, मैं कहूँगा, पागलपन है कि मतलब परिवार को भी समय ना दे पाना और लगातार मानव सेवा के लिए काम करने का जो जज्बा है वो यूं ही बना रहे।
वीर सिंह स्टूडियो को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए और अपनी इस खूबसूरत सी यात्रा को साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया विजित जी फॉर दिस प्रोग्राम पर सी फॉर माई दिस इंटरेक्शन जो आपसे भी आपने हमसे किया और हमने आपसे किया, जो हम रूबरू हुए भी आपसे। और मैं एक निवेदन के साथ इस प्रोग्राम को प्रोबेबली आप कंक्लूड करने जा रहे हैं कि जब भी मौका मिले एक सेशन आप रखिए जहाँ पे हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बारे में अवेयरनेस को लेके बोले। सिर्फ वही विषय होगा। इस प्रोग्राम के बैनर के तहत शायद ना हो पाए, लेकिन आपका जो चैनल है उस पर तो आ सकता है। बिल्कुल, या हम ना रहे, कोई भी और हो। जी और मेरा उद्देश्य है कि इस दिशा में भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। जी जरूर करेंगे। नंबर रास्ता तय करना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। निजी प्रयास से जितनी चीज़ें हो सकती हैं बिल्कुल एक इंटरेक्शन सेशन रखा जाएगा और इस पे हम लोग विस्तार से बात करेंगे कि और लोगों को कैसे सेंसिटाइज किया जा सकता है, अवेयर किया जा सकता है। और पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया आपका।